हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। उम्मीद है कि मन के अंदर जोश भरा होगा और बहुत सारे सेल्फ डाउट भी होंगे, अनसर्टेनिटीज भी होंगी कि ये हो गया तो वो हो गया तो एग्जाम के अंदर क्या करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उस चीज की टेंशन मत लो। एग्जाम में जाकर आपने क्या करना है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो मैं बोलता हूँ एक बार 3-4 डीप ब्रेथ लेने हैं, ठीक है। उससे माइंड काम होता है, आपका ब्रेन काम होता है। और उसके बाद आपने मन में क्या रिवाइज करना है कि मैं क्वेश्चन को शांति से पढ़ूंगा, शांति से समझूंगा। ये पहला पढ़ना, दूसरा समझना, दोनों शांति से। तीसरा फिर राइट डिसीजन लूंगा कि अब करूं, मार्क एंड रिव्यू कर दूं या स्किप करूं। एक टाइम पर सिर्फ आपका ध्यान कहाँ होगा, जो आपकी मेन स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसके ऊपर बस। इस वीडियो में नहीं बोल रहा, एग्जाम में बोल रहा हूं बस। बाकी जो भी फालतू की बातें आए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, मेरा दिमाग स्लो चल रहा है क्या, मेरा ये साल खराब हो जाएगा क्या, जो भी एक्स्ट्रा चीजें आए वो उस वक्त काम की हैं क्या, नहीं है तो वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं खराब ही कर रही है काम को। वो काम की तो उस वक्त है नहीं। उस वक्त काम की क्या चीज है, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे कि बाकी सारी बातें गई भाड़ में, बाद में सोचूंगा, एक बार ये एग्जाम दे लूं और स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ ध्यान, ठीक है। इस सोच के साथ आप पेपर देकर आओगे, आप बेस्ट ही करोगे। तो इस वीडियो के अंदर हम मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शनल मॉक 8 है उसके वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि अब तक तो पता ही होगा कि सीजीएल सीएचएसएल के टीयर 2 के लिए हमने मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये 8वां मॉक टेस्ट है और इस साल के लिए लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस मॉक का लेवल क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड पर मैं आपको बताऊं। अब आगे बढ़ते हैं। ये उम्मीद है कि आपने ये मॉक अपनी ऐप या वेबसाइट पर अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। इवन कोचिंग सेंटर की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट evencoachingcenter.com आपने वहां पर दिया होगा और उसके बाद आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। ये अज्यूम करके मैं आपको पढ़ा, ठीक है। और अपने हिसाब से जो स्पीड है वो आप 2x कर लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो आधे टाइम में आप इस वीडियो के कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं लेवल बता रहा हूँ, उम्मीद है कि पहले अटेम्प्ट कर लिया होगा मॉक टेस्ट, क्योंकि लेवल देखने के बाद अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। तो इसका जो लेवल है वो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए इजी होना चाहिए भाई, ठीक है। और इजी टू मॉडरेट फिर सर आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स और रिवाइज कराने बचे थे, ज्यादा नहीं बचे थे, थोड़े से बचे थे, वो भी मैं इसके थ्रू रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर किसी को वो ना आते हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। सर फिर भी ये क्यों करवा रहे हो, अरे एक दो बचे हैं वो रिवाइज करवा दूंगा, सारा सिलेबस टच हो गया। कई बच्चे बोल रहे थे आप ये रिवाइज कर रहे हो तो हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कितना छूटा है। ऐसे कैसे छूटा है, जब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 14 में पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने, 26 आ गया है, ठीक है। तो जब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है ना क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। ये मॉक टेस्ट देखने के बाद आपका कुछ भी नहीं छूटा है, बाकी सारे मॉक टेस्ट भी आपने देखे ही, सब कुछ रिवाइज करवा दिया आपका, एक एक्स्ट्रा रिविजन हो गया मॉक्स के थ्रू, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ क्वेश्चंस का टेक्स्ट सॉल्यूशन होता है, आपको पता है, तो वो जस्ट पॉज करके आपने देखना है। तो इसका आप टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही कर लोगे। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही आप कर लोगे, ठीक है। अगर आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर लोगे, रिपीटेटिव क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो हुआ क्या है, ये अपनी एक रेक्टेंगुलर शीट है और मेरे ख्याल आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ पर डॉटेड लाइंस बनाई गई हैं, यहाँ पर ऐसे कॉर्नर्स काट लिए गए, ऐसे कॉर्नर्स, इसके 3x3 के कॉर्नर काट लिए, ठीक है। तो अपने पास जो शीट बचेगी वो कुछ ऐसी बचेगी कॉर्नर्स को काटने के बाद। तो मैं लाल कर रहा हूँ और वो करेंगे क्या, वो इस हिस्से को ऐसे ऊपर फोल्ड कर देंगे, उस हिस्से को भी, इस हिस्से को भी, इस हिस्से को। तो बिकॉज लेंथ 3 यहां से कम होगी, 3 यहां से, ब्रेड्थ 3 यहां से कम होगी, 3 यहां से, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में कि लेंथ में से 6 काट दो, जितनी भी साइड का स्क्वायर काटा गया है उसका डबल काट दो, क्योंकि दोनों कोने कटे हैं,
तो 30 में से 6 घटा दो तो अपनी लेंथ हो गई, जो भी क्यूबॉइड बनेगा, ओपन बॉक्स बनेगा, उसकी लंबाई हो गई 24, और जो भी ब्रेडथ है 24, उसमें से भी 6 काट दो, क्योंकि भैया ब्रेडथ भी दो तरफ से 3 और 3 कम होगी, 3 यहां से 3 यहां से, ऐसे ये कम होगी, ठीक है। और हाइट जो भी स्क्वायर की विड्थ है उतने ही सेंटीमीटर हिस्सा ऊपर उठेगा, कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा, तो हाइट वही है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें तो फिर यूनिट डिजिट चेक करके आप मार सकते हो। तो आगे बढ़ जाऊं मैं। मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी चीज का तो हम ध्यान रख रहे हैं कि आंखों के ऊपर जोर ना पड़े, लंबी वीडियो देखते हुए काली स्क्रीन पर करवा रहा हूं, तो इतनी बड़ी सी चीज का मैं छोड़ दूंगा कि सिलेबस में कोई चीज रह जाए आपके पेपर में जाने से पहले, या फिर मैं आपको पेपर में जाने से पहले डरा दूं? भाई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अनकंफर्टेबल लगे तो मार्क एंड रिव्यू करो, अदरवाइज लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का मैंने बता रखा है रामबाण कि एक आर्टिकल के ऊपर आ जाओ, एक आर्टिकल के बारे में सोचो। वो ये बोल रहा है कि सेब खरीदे जा रहे हैं 9 5 रुपए में, ठीक है जी, एट वट रेट वर पर 100। तो अब अगर किसी को ये बात समझ में ना आए तो एक बार उत्तर की तरफ नजर मारो, 72 रुपए। तो ये कहना चाह रहे हैं, कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि 100 रुपए में कितने बेचूं, ये तो नहीं पूछ लिया, तो आप उत्तर पे नजर मारो ना, वो पूछ रहा है कि 100 सेब कितने रुपए में बेचूं, ठीक है जी, 100 सेब कितने रुपए में बेचूं कि फायदा हो जाए 44%, एक सेब के ऊपर आ जाओ। उसने क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो 9 सेब का कॉस्ट प्राइस है 5, एक सेब का कॉस्ट प्राइस है 5/9, तो एक सेब का कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है जी। तो एक सेब का सेलिंग प्राइस निकाल लो, क्योंकि वो तो सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। तो फायदा हो रहा है दोस्त 44%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 144/100, 44% ज्यादा, तो ये एक सेब का सेलिंग प्राइस है। वो बोल रहा है कि भाई कितने रुपए में मैं 100 सेब बेच सकता हूँ, तो 100 सेब का सेलिंग प्राइस चाहिए, ये लो। अदरवाइज कल को वो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, वो यही पूछ लेगा कि 200 रुपए में कितने सेब बेचूं, तो आप ये बोलोगे कि भैया एन सेब बेचेगा, क्योंकि ये एक सेब का सेलिंग प्राइस है, एन सेब का सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं कितने सेब, वो जाके 200 रुपए होगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग सेम ही है। यहाँ पर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कि 100 सेबों का सेलिंग प्राइस, तो गुणा में 100 कर दो, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं। तो ये क्वेश्चन कर ही लोगे आप, पॉज करके सोल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। कई बच्चों के मन में ये होता है कि क्यों नहीं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा दे, तो आप खुद ही 10 सेकंड में उड़ जाओगे। तो यार जो क्वेश्चन जितना टाइम लेता है उसके साथ जस्टिस कर लो, आराम से जोड़ लो, आराम से सोल्व कर लो। 5 सेकंड एक्स्ट्रा भी दे दोगे तो टाइम की इतनी किल्लत नहीं होती, ठीक है। आप लोगों को डराने के लिए इतनी किल्लत दिखाई जाती है, अरे इतना टाइम तो होता ही है कि क्वेश्चन सोल्व कर पाए। आगे बढ़ते, ये भी पॉज करके देख लो, आप सोल्व कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन इसलिए लिखा है ताकि टाइम कम से कम लगे, मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाए। ये भी आप पॉज करके समझ सकते हो। हाँ, एक बार ये देख लो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। उसने ये बोला है कि हम ऑप्शंस को यूज कर लें कि दो नंबर ऐसे निकालो कि उनका मीन प्रोपोर्शनल 12 हो। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये होता है दो नंबर के बीच में, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आप ये देख सकते हो, यानी कि 12 का स्क्वायर, कि कौन से ऑप्शन में ऐसा है, 24 सिक्के 144, 16 निम्न 144, 18 8 144, 36 चौके 144। सर एक भी ऑप्शन नहीं कटा, कोई नहीं। अब आगे उसने बोला है एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96। दो ऐसे नंबर हैं जिनका थर्ड प्रोपोर्शनल 96 है। अब ये तीन नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, उस पीडी को तो सब पार कर गए, सर इसको भी सब पार कर गए, तो सब उत्तर हो जाएंगे फिर, यही दो तो कंडीशन है, ठीक है। तो देखो अगर वो नंबर 6 और 24 है तो सर 6 का 4 गुना 24, 24 का 4 गुना 96, दिस इज द उत्तर। बाकी सेट होएगा ही नहीं। 8 और 18 का जो रेशियो है वही रेशियो 18 और 96 का होएगा ही नहीं, अगर हो गया तो फिर वो भी उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो। अगर फर्स्ट राउंड में किसी को ये लगा हो कि यार ये पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा,
तो मैक्सिमम बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करना इज बेस्ट। जिसने मार्क एंड रिव्यू नहीं किया होगा ऑनेस्टली बता देना आपने टाइम वेस्ट किया कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा मार्क एंड रिव्यू करना किस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है? आपकी तैयारी बताएगी ना, आपका दिमाग बताएगा ना कि मैं फिलहाल अनकंफर्टेबल हूं, रहने दे भाई, बस उस हिसाब से आप करो। तो ये जो क्वेश्चन है, यहां पर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भैया 20 स्टूडेंट हैं, उनके ये सब मार्क्स हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मोड्स। मल्टीपल मोड भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक। तो क्या सर हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखोगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया है। मैं आपको बता देता हूं कि जब आप डाटा को देखोगे कि 13 10 17 12 13 17 13 17 13 17 बार बार आ रहे हैं, तो आपको ऐसे डाटा में तो देख के ही पता लग जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो कि अच्छा 13 बार बार आ रहा है तो मैं 13 ही गिन लूं, 1 2 ऐसे गिनोगे आप 5 बार आ जाएगा। फिर आप 17 गिनोगे 5 बार आ जाएगा। सर अगर कोई डाटा सीधा एकदम से ना बता पा रहा हो कि ये मोड है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सबको, अगर क्वेश्चन एक्यूरेटली करना है तो सबको टाइम लगेगा। तो वो टाइम देना, देख लेना, 2-3 में आपको कंफ्यूजन होगी, उनको गिन लेना आराम से और उसके हिसाब से उत्तर देना। ठीक है, फर्स्ट राउंड में लगे कि मैं मार्क एंड रिव्यू कर दूं तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? बढ़ जाऊं मैं आगे। और एक और बात, जब भी आपको दो चीजों के स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए तो मैक्सिमम केस में इसको ऐसे करने में कैलकुलेशन बच रही होती है, दिमाग कम खर्च हो रहा होता है कि दोनों का सम कर दिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया। ये भी ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डाटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भैया, आपको बार बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं, 1 मॉड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। कैसे याद रखना है वो भी बता चुका हूं। ठीक है, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। मॉडरेटली स्क्यूड डाटा का मतलब होता है जो डाटा बहुत ज्यादा इधर उधर जो झुका हुआ ना, उसी के ऊपर ये फॉर्मूला लगता है, तो वो खुद बताएगा, इसकी टेंशन मत लेना। तो मोड निकालना है आपने, तो आप क्या करोगे? आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे और फिर मोड निकालोगे। ठीक है, अगर उसने बोला है एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करो, तो भले ही मोड सीधा सीधा दिख रहा हो, आप सीधा देखकर नहीं बताओगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके ही आप बताओ। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, तो इसका मीन निकालते हैं भाई। मीन इसका हो जाएगा 14 16 30 40 49 50 70। मैं जोड़ रहा हूँ, 70 20 90 और 3 93 और 3 96 और 20 116 और 6 122 142 150 और 20 170 और 198। 198 बटे में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होगा भैया 22। ठीक है, मीडियन क्या होगी? इनको असेंडिंग में अरेंज करते हैं। कई बार हमें असेंडिंग में अरेंज मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। टोटल आइटम है जी 9, तो 5वां नंबर मीडियन होएगा। 9 + 1 / 2 5वां, तो 1 2 3 4 5वां। अब इनको फॉर्मूले के अंदर प्लग कर देते हैं। 23 3 69 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? 22 दूनी 44। तो इसमें से 44 को घटा दूंगा, 9 में से 4 गए जी 5 और 6 में से 4 गए 2, तो ये आ जाएगा जी मोड। ठीक है, क्लियर है दोस्त? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, वो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा वाले, उसमें मान लो सीकेंड प्लस थीटा प्लस टेन थीटा कुछ भी है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा कुछ भी है, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई है ना कि अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है और आपको a माइनस बी की वैल्यू पता है, ठीक है, तो माइनस के बाद वाला होता है इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2, और माइनस के पहले वाला होता है इन दोनों का सम बटे में 2।
और हमेशा डिफरेंस निकालते हो तो प्लस वाला जो है उसमें से माइनस वाला घटाते हैं। तो हमें a प्लस बी ए माइनस बी पता है, वो बोल रहा है भैया साइन थीटा निकालो। ठीक है, वैसे वो पूछ कुछ भी सकता है बट मुझे पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक निकाल लेता हूं। तो माइनस के पहले वाला होएगा इन दोनों का सम बटे में 2। तो यानी कि सीधी पता है मुझे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 बटे में 2। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव है तो आपने कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से एग्जाम के अंदर, इससे पिछले वाला भी कर लेना चाहिए। ठीक है, बट इनका शॉर्टेस्ट वे बता देता हूँ। 150 कैलकुलेटर बेचने पर भाई साहब को फायदा हुआ है, और जो फायदा हुआ है वो उसने बताया है सेलिंग प्राइस के टर्म्स में, कि फायदा इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ, फायदा इतने के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ। तो इन क्वेश्चन में अब सबसे फास्टेस्ट वे ये है, जो रटना भी नहीं पड़ेगा, फायदा या नुकसान बताएगा तो वो बताएगा प्रॉफिट या लॉस, और वो बताएगा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में। तो इनको जस्ट इक्वेट कर दो। फायदा कितनी चीजों पर बेचने पर हुआ? 150। तो 150 के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ दैट इज इक्वल टू, वो या तो कुछ चीजों के कॉस्ट प्राइस के, कुछ चीजों के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो उसने बोला 30 के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो आपको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का वो मिल जाएगा रेशियो। ठीक, अब प्रॉफिट मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, तो कॉस्ट प्राइस मिल ही जाएगा। एक का फायदा हो रहा है, चीज 5 में बेच रहे हो, यानी कि लाए हो 4 में, 5 माइनस 1। ठीक है, तो एक का फायदा 4 पर बोले तो 25%। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे तो इससे भी फास्ट बताओ, तो इससे फास्ट बताया जा सकता है, बट आपको एक चीज थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। क्या? कि अगर वो फायदा या नुकसान सेलिंग प्राइस के टर्म में बता रहा है तो इसको सेलिंग प्राइस मान लो, और फायदा बता रहा है तो इसको फायदा मान लो, लॉस बता रहा है तो इसको लॉस मान लो। मैंने किया कुछ नहीं मैंने ये स्टेप गायब कर दिया, आपको डायरेक्ट ये बता दिया कि प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट आएगा भैया, ये जो भी प्रॉफिट या लॉस बताया है वो ये, और जिस भी टर्म में बताया है वो। तो आप वहां से ही कर लो डायरेक्ट, अदरवाइज ये ठीक है, ना कुछ रटना ना कोई दिक्कत, दिमाग पे प्रेशर ही नहीं, जो उसने बोला है उसको इक्वेट कर डाला, उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब ये जो कंसेप्ट है ये है रेयर। अब मान लो किसी को ये नहीं आता, वो इस क्वेश्चन को हो सकता है लंबे टाइम में करे या ना कर पाए, तो खुद के ऊपर गिल्ट मत रखना। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कुछ कंसेप्ट बचे हुए थे, या तो इसको रिवाइज करवा दूं या ऐसे ही आपको पेपर में जाने दूं, किसी एक की शिफ्ट में ये आ गया तो इतना मेरे ऊपर भरोसा रखो ना कि इस चीज के कारण मत तोड़ो यार अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है, सीख के जाओ, बेनिफिट उसमें ज्यादा है। ठीक है जी, तो यहां पर इसने ये बोला है कि अगर ए बी सी रैशनल नंबर हैं तो ये रूट है इस इक्वेशन का, ए बी सी यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर है जी कंसेप्ट रिवीजन टाइम, एक कंसेप्ट को रिवाइज कर। अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके ये जितने भी ये हैं कोफिशिएंट्स, ये एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म, अगर ये सारे रैशनल नंबर हुए तो इसकी जो इरेशनल रूट्स हैं, अगर इसकी रूट्स इरेशनल हुई, इरेशनल होनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रूट्स इरेशनल हुई तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इरेशनल का मतलब है अंडर रूट आना। तो अगर इसकी एक रूट a प्लस अंडर रूट बी आई तो फॉर श्योर इसकी दूसरी रूट a माइनस अंडर रूट बी आई। अगर इसकी एक रूट अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी आई तो इसकी दूसरी रूट अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी आई। क्लियर है? ऐसे फॉर श्योर ऐसा समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर ए बी सी रियल नंबर हैं, अगर ये रैशनल है तो इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होती हैं, अगर रियल है तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में होती हैं। ठीक है सर, ए बी सी रैशनल का क्या मतलब है? अरे भैया 3x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये रैशनल है ना, 3 भी 5/2 भी 7 भी। अगर उसने ऐसे दे दिया √3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये इरेशनल है। तो अब इरेशनल रूट्स का कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, इस केस में जरूरी है। तो सर ऐसा दे दिया तो नहीं देगा, ऐसी टेंशन मत लो। फिर नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड तरीका पता है ना सोल्व करने का, फिलहाल हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो यानी कि अगर एक √3 प्लस 2 आयोटा है तो दूसरी √3 माइनस 2 आयोटा होगी फॉर श्योर। ये कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है।
ठीक है, क्लियर है। रियल है तो इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में ओकर होते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होता है, कोई एक रूट बताए तो दूसरी पता लग जाती है गाइस। ठीक है, देखो तो उसने बताया है कि भाई एक रूट जो है वो तो है 3 माइनस रूट 5, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि दूसरी रूट 3 प्लस रूट 5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो ही रूट होती हैं, दोनों रूट मुझे पता चल गई। अब वो बोल रहा है बी अपॉन ए की वैल्यू बताओ। इतना तो आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए या माइनस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि भैया सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, जो कि आएगा सम ऑफ रूट्स इन दोनों को जोड़ने पर, यही तो रूट्स हैं। रूट 5 से रूट 5 गया, 3 और 3 6, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 6 है, तो बी अपॉन ए की वैल्यू -6। ठीक, तो मैं तो रिवाइज करवाऊंगा एक दो ये कंसेप्ट भाई, वो ज्यादा जरूरी है, मुझे पता है आप लोगों के लिए ये चीज बेनिफिशियल है। तो इन चीजों का आपने खुद सेल्फ डाउट मत करना भाई। आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेटिव है भाई, बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि सीन क्या है। देखो दो केसेस हैं अपने पास सिमिलरिटी। सबसे ज्यादा यूज्ड केस ये वाला है कि कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें एक लाइन है DE जो कि पैरेलल है BC। सबसे ज्यादा यूज्ड सिमिलरिटी का केस ये है, जब आप बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हो तो जो छोटी ट्रायंगल बनी है ना ये और बड़ी ट्रायंगल बनी है ये सिमिलर होती है, आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इस केस में ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्ड करता है इससे, यानी कि ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। बस एक काम करता है एग्जामिनर, क्या करता है, ये वाला एंगल इससे कॉरस्पॉन्ड करता है, ये वाला एंगल इससे। इस कारण क्या होता है कि AD अपॉन में AB इक्वल टू AE अपॉन में AC। अगर मैं ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल की चोटी पकड़ के इसको घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं कि ये वाला एंगल जो है वो कॉरस्पॉन्ड करे इससे, ठीक है, मान लो ये है D और ये है E। ये अगर एंगल A है तो ये एंगल A है, ये एंगल B है तो ये एंगल B है। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में दो एंगल हैं A और B, तो तीसरा एंगल तो ये हो गया, और छोटी ट्रायंगल में A और B और तीसरा एंगल ये हो गया। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो गए, तीनों एंगल सेम हो गए तो सिमिलर हो गए। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, बिकॉज मैंने इसको पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो जो इस बड़ी वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड थी वो यहाँ की बजाय उधर चली गई, यानी कि AE बटे में AB इज इक्वल टू AD बटे में AC। तो क्या होता है कि वो ऐसे ऑल्टरनेटली ये एंगल जो है ये इसके इक्वल, ये एंगल जो है इसके इक्वल, जब आपको ऐसे मिले, या फिर ये ऐसे भी मिल जाता है, अगर ये एंगल B है तो ये वाला एंगल है 180 माइनस B। इन दोनों एंगल का सम कभी कभी रेयरली देखने को मिला, इनका सम 180 भी मिलता है कई बार, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाला केस है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हमें पता लग रहा है ये एंगल ABC 75 है, ये वाला एंगल, और एंगल C 55 है। ठीक है जी, और उसने बताया है कि पॉइंट D और E इस तरीके से है कि ADE 55 है, तो ADE ये 55 है। तो देखो उसने ये दोनों एंगल इक्वल बता दिए ना यहाँ पे, क्लियर है। तो बस ये मुझे एक एंगल ही इक्वल मिलना है, सर ये वाला नहीं बताया। अरे दोस्त ये बताने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में एक तो ये इक्वल एंगल हो गया दोनों में, और ये एंगल कॉमन हो गया, तो दो एंगल इक्वल होते ही तीसरा तो हो ही जाएगा। तो जस्ट एक ये पेयर आपको मिला तो आपको समझ जाना चाहिए कि वही वाली ट्रायंगल है, कि दिस बटे में ये वाली पूरी इज इक्वल टू दिस बटे में ये वाली पूरी इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पर, इसको कैसे लिखूं मैं, दिस बटे में ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब ने क्या बताया, उसने बताया है कि BC इज टू DE का रेशियो 8:5 है, तो BC अगर 8 है तो ये 5 है, यानी कि बड़ी ट्रायंगल 8 है तो छोटी ट्रायंगल की वही कोरस्पॉन्डिंग साइड 5 है। ठीक है जी, उसने बताया है AB 24 है, AB बोले तो ये वाली साइड 24 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ये है ना छोटे वाली। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ये है, और ये जो है ये बड़ी की है, बड़ी 8 है तो छोटी 5 है, तो ये 8 का 3 गुना है,
तो छोटी 5 का 3 गुना 15 होगी। क्लियर है भाई? तो अब ये ट्विस्टेड ट्रायंगल भी रिवाइज करवा दिया, ये रहता था ना अब तक, एक भी मॉक में नहीं आया, तो रिवाइज करवा दिया, तो ऐसे करवा रहे हैं ना, ये जरूरी है। इसके कारण मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे किसी के होते हैं, तो मत घबराओ भाई। भले ही ये इजी है, रिपीटेड है, लेकिन एक जगह पर जब कंसंट्रेट हम कर देंगे रेयर कंसेप्ट्स को, तो वो क्या हो जाता है, रेयर का मतलब ये नहीं है कि सर ये तो बार बार हमने देखा है, रेयर का है, लेस यूज्ड बोल सकते हो, तो वो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट आ सकता है किसी के मार्क्स पे, ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज फॉर योर गुड। अब ये देखो कमीशन वाला सवाल भी एक करवा दिया। कमीशन वाले सवाल जो है, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में ये लगे कि यार सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भी इरिटेशन हो इसको करने में, ऑनेस्टली बताना कि थोड़ा सा बचने का दिल किया था। जो भी चीज लेस फ्रीक्वेंट है वो दिमाग को अनकंफर्टेबल करती है, तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो, बाद में कर लो, ठीक है जी। अब देखो, ये जो भी कमीशन वगैरह वाले सवाल हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, हमें स्टेटमेंट समझनी होती है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है, ठीक, बस इतना है। क्योंकि एक सिचुएशन है, सिचुएशन कितनी भी क्रिएट की जा सकती है। अब देखें, ये बोल रहा है कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को कमीशन पे किया जाता है 10% ऑन हिज टोटल सेल्स, ठीक है जी। इफ द सेल्स एक्सीड 10,000 ही रिसीव्स एन एडिशनल बोनस, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है वो 5% ऑन द एक्सेस सेल्स, यानी कि सारी सेल्स पे, टोटल पे 10% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब 10,000 से ज्यादा जो सेल हो जाए, तो जो ज्यादा हुई है उन पर एडिशनल, उन पे 10% तो मिलेगा ही, उन पे एडिशनल 5% मिलता है। यानी कि कुल मामला क्या है, मान लो ये है 10,000 की सेल और ये इसने एक्स्ट्रा सेल कर दी, ये है 10,000 रुपए, ये एक्स्ट्रा, तो सारे पे, पूरी सेल पे 10% तो भाई को मिलता ही मिलता है, इस पे ही मिलेगा, लेकिन जो 10,000 से एक्स्ट्रा है उस पे एडिशनल 5% भी मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर गेम क्या है कि यहां से लेकर यहां तक तो मिलेगा 10% और यहां से यहां तक मिलेगा 15%, क्योंकि इस पे एडिशनल 5% भी मिलता है इस चीज से, ये गेम है, ठीक है जी। लेकिन बोनस किसको ट्रीट कर रहे हैं, ये 10% तो कमीशन है, एक्स्ट्रा बोनस ये है, बोनस यानी कि ये जो एक्स्ट्रा सेल का जो 5% मिला था, एडिशनल बोनस, तो वो बोल रहा है कि भैया बोनस कितना मिला। अगर आपने पहले ट्राई किया था और नहीं हुआ एक क्वेश्चन, तो एक बार फिर से ट्राई करो, करें, देखो, तो भाई उसको जो चीज मिल रही है वो दो हिस्सों में मिल रही है, एक तो इस 10,000 का 10% और ये एक्स्ट्रा मुझे पता नहीं उसका 15%, तो ये मुझे पता है, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए, तो वो जो 2,200 रुपए हैं उसमें से 1,000 रुपए तो यहां से आए हैं, बाकी बच गए 1,200 रुपए, ये 1,200 रुपए आए होंगे यहां से, किसी चीज का 15% है 1,200, ठीक है, तो 15% की वैल्यू अगर 1,200 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 80, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000, यानी कि यहां पर जो भी सिस्टम है वो 8,000 है, 8,000 की एक्स्ट्रा सेल करके बैठा है भाई साहब, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस 8,000 का 15% निकाल देंगे और ढूंढेंगे उत्तर को, ऐसा नहीं करना। उसने बोला है बोनस बताओ, और बोनस क्या है, ये जो एक्स्ट्रा सेल थी इसका जो 5% मिलता है, 10% तो कमीशन मिलता ही मिलता है उसको, 10% तो उसको पूरी सेल का मिलता ही मिलता है, 10,000 से एक्स्ट्रा वाली पे जो एक्स्ट्रा 5% मिलता है वो बोनस है, यानी कि 8,000 का 5%, 8,000 का 10% है 800, 5% है 400। अब मान लो कोई बंदा इसका एक शॉर्टेस्ट वे बना दे सिर्फ इस सिचुएशन का, और आपको बोले ये देखो 15 सेकंड में टिक, अरे यार वो कल को सिचुएशन बदल देगा। ये चीजें बहुत ज्यादा हर साल आती ही हो तो मैं भी इसकी शॉर्ट बना के आपको दे दूं, बट उसका फायदा नहीं है, समझ रहे हो ना। जो रैंडम सिचुएशंस आती है उन सिचुएशंस को कितनी को रटेंगे, समझेंगे, अकॉर्डिंगली उत्तर देंगे, क्योंकि ये तो हर शिफ्ट के हिसाब से बदलती रहती है हर साल, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो भाई, तो पी क्यू आर एस टी यू वी आर 7 कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, 7 लगातार कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर हैं, तो उनकी एवरेज क्या होगी। तो अगर ये कंजिक्यूटिव इवन है यानी कि ये एपी में है, एपी में एवरेज होती है मिडल नंबर या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, जो भी हमें मिल जाए, ठीक है। तो मिडल नंबर ये कितने हैं, 7 है, तो मिडल नंबर होएगा चौथा, 7 + 1/2 चौथा, 1 2 3 4, एवरेज होएगी एस, तो 7p + 6p + 6s। जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का मामला आ जाए, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी,
तो भले ही आपको ये लग रहा हो मैं सी को टिक कर दूं बिकॉज ये तो है ही, देखो सी बोथ बी एंड सी, बट हो सकता है ना सी के साथ बी भी है, तो आपको बी भी चेक करना पड़ेगा। अगर बी ना निकले तो सी उत्तर है, अगर बी निकले तो फिर डी उत्तर हो जाएगा ना, तो बी को चेक करना पड़ेगा, ए को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो उत्तर आपको पता लग गया एवरेज है एस, तो या तो ये उत्तर होएगा या फिर ये वाला होएगा। तो ये बोल रहा है बोथ बी एंड सी, तो मैं बी को भी चेक करता हूं। बी में बोल रहा है p+6, तो p+6 देखो p में 2 जोड़ोगे तो ये आएगा, 2 और जोड़ दोगे तो ये आएगा, इसमें 2 और जोड़ दोगे ये आएगा, क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन है। तो p से 3 आगे है ये, तो p में 6 जोड़ दोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर p+6 भी s के बराबर ही है, यानी कि b और c दोनों उत्तर। ठीक, क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। तो करने को तो इक्वेशन कैसा है कि यार एस बीच वाला है, इससे 3 आगे है, 6 है, ये तो 5 सेकंड का नहीं है ना। आप आराम से सोचोगे, ये देखोगे, फिर उसको देखोगे, कुछ थोड़ा मोटा टाइम तो उसमें जाएगा ना, तो अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो, गिवन बिलो इज द ऑब्जर्व्ड डाटा ऑफ द हाइट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द हाइट्स। मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे। ठीक, मोड क्या होता है? मोड होता है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई। तो 12 सेंटीमीटर वाली हाइट है 10 बंदों की, 10 प्लांट्स की, 13 सेंटीमीटर वाली है 4 बंदों की, तो सबसे ज्यादा कितनी हाइट के बंदे हैं? सबसे ज्यादा बंदे हैं 16 सेंटीमीटर हाइट के, तो मोड 25 नहीं होएगा। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई है? ये 25 वाली आई है, तो मोड इज दिस। ठीक, 1 मिनट रुको, मेरा फोन आ रहा है क्या? 1 मिनट पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम इसका मीन निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का मीन कैसे निकालते हैं? मीन हम निकालेंगे, मीन यानी कि एवरेज। एवरेज होती है सबका सम निकालने और बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है कि 12 इंटू 10, 13 इंटू 4 और जोड़ते जाएं 14 इंटू 9, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यूज है इनमें से लगभग बीच की वैल्यू पकड़ लेंगे। यहाँ पर तो 14 एग्जैक्ट बीच की मिल गई, अगर 6 होते तो भी कोई एक पकड़ लेते। फिर हम डेविएशन ले लेंगे, हम ये मान लेंगे कि 14 सेंटीमीटर हाइट तो सबके पास है ही है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा या कम बचेगा उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप देखो 14 से 2 कम है, -2, तो -2 वाले 10 पेड़ है, तो -2 इंटू 10 -20, -1 वाले 4 पेड़ -4। मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ, मैं -2 को +2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बट ये ठीक है यार फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ये तो 14 ही है, +1 वाले 2 पेड़, तो 1 इंटू 2 2, +2 वाले 25 पेड़, तो 2 इंटू 25 50। ठीक है भाई, तो 20 और 4 24, 25 में से 24 गए तो आ गया जी 26, तो 26 और 2 28, तो ये जो 28 एक्स्ट्रा बचा है, प्लस का बचा है ना, तो ये 28 एक्स्ट्रा सब लोगों में बटेगा, टोटल जितने भी पेड़ हैं। ठीक है, तो टोटल कितने पेड़ हैं? 14 और 9 23 25 25 50, तो 14 पॉइंट समथिंग है। ठीक है जी, ये तो है अपना मीन, और मोड है 16। ठीक है, तो 16 में से 14 घटाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सारे 1 पॉइंट समथिंग है, तो कोई नहीं, यहाँ पर ऊपर नीचे मन ही मन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये 100 बन जाएगा, तो 28 दूनी 56, तो इट इज 14.56, 16 माइनस 14.56 इज 1.44। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, तो ये पॉज करके कर ही लोगे आप। ठीक है, ये टेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए ये एक्सप्लेनेशन बताई है, अदरवाइज 4C2 आपको पता ही है कि 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल और 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2, अच्छा 52 है, 52 इंटू 51/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर ये बोल रहा है कि A वेरीज डायरेक्टली एज B एंड इनवर्सली एज C। 2-3 वेरिएबल्स की ये बता देगा कैसे वो वेरी करते हैं, और फिर क्या करेगा, एक सिचुएशन में सारे वेरिएबल दे देगा और दूसरी सिचुएशन में एक वेरिएबल को गायब कर देगा। ठीक, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हम पहले कई बार कर चुके हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ऐसे याद करवा रखा कि जो डायरेक्टली वेरी करते हैं वो दूसरी साइड जाएंगे, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, तो दूसरी साइड भेज दो, और जो इनवर्सली वेरी करते हैं डी से डायरेक्टली, डी से दूसरी साइड, ई से इनवर्सली, ई से इसी साइड, उनको इसी साइड रख लो। ए से इनवर्सली है, अगर कोई चीज बी से इनवर्सली बताए तो बी की साइड रख लो। ठीक है, ये बन गया अपना फॉर्मूला, दोनों सिचुएशन में इसको इक्वेट। अगर आपको ये चीजें याद ना रहे, सर डायरेक्टली दूसरी साइड मेरे को याद ना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें डायरेक्टली वेरी करती हैं आपको पता है ना, ए इनवर्स वेरीज
डायरेक्टली विद बी, ठीक है। तो अब देखो, जब आप बी को लेकर आओगे तो ये आएगा कहां पर, दूसरी साइड आ रहा है ना बस। जब चीजें इनवर्सली वेरी करती हैं तो आप लिखते हो ए वेरीज इनवर्सली विद सी। तो जब इनको एक तरफ इकट्ठी करोगे तो ये एक साइड आएंगे या अलग अलग साइड, तो ये एक ही साइड आएंगे, तो बस एक ही साइड आएंगे, ए और सी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं पहली सिचुएशन में उसने, अब मैं इनकी जगह फिल करूंगा बस, ए की जगह 12, सी की जगह 2, बी की जगह 8। पहली सिचुएशन में सब कुछ भर दिया, दूसरी सिचुएशन में एक गायब मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, उसकी जगह लिख दूंगा बी, ए की जगह 15 और सी की जगह 4। सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो भाई 2 दूनी 4, 5, 3 5 15, 3 चौके 4 दूनी, बी इधर ऊपर गया, इधर आ जाएगा 20। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो, तो काफी रिपीटेटिव सिचुएशन है भाई, तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से पॉज करके आप कर लोगे, एक बार देख लो, यहां से आप समझ जाओ। हमने एवरेज को ए मान लिया, 8 बंदों का खर्चा हुआ होगा 8 ए, 7 बंदों ने हर एक ने 50 दिए हैं, तो 7 बंदों का खर्चा होगा 50 इंटू 7, और 8वें बंदे ने एवरेज से 140 दिए हैं, ए प्लस 140, इक्वेट किया, उत्तर आ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते। अब मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, किसी को याद रह जाए तो उससे भी कर लेना, पहले ही बताया। आप ये देखो, 7 लोगों ने 50 रुपए ईच दिए, 8वें बंदे ने 140 मोर दिए हैं देन दी एवरेज एक्सपेंडिचर। वैसे एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर आप कुछ लोग इकट्ठे खाना खाने जाओ और आप पहले डिस्कस करो मैथमेटिकली कि सब अपना अपना हिस्सा देंगे, एवरेज एक्सपेंडिचर होता है कि जितना सबको देना चाहिए, जो सबके हिस्से में आया, ठीक। तो इस बंदे को एवरेज एक्सपेंडिचर यानी कि जो उसके हिस्से का खर्चा है उससे 140 रुपए ज्यादा देने पड़े, क्यों? क्योंकि किसी न किसी दूसरे बंदे ने कम दिए होंगे, तो इसको 140 ज्यादा देना पड़े, तो बाकी लोगों ने 140 कम दिए होंगे अपने हिस्से से, और बाकी लोग हैं कितने, 7। तो अगर मैं ये देखूं कि 140 बटे में 7 20, हर बंदे ने 20 कम दिए हैं, हर बंदे ने 20 कम दिए हैं अपने हिस्से से, और हर बंदे ने दिए कितने हैं, 50। तो 50 प्लस 20 70, हर बंदे को 70 देने चाहिए, एवरेज के हिसाब से हर बंदे को 70 देने चाहिए, यानी कि एवरेज है 70। ये मेंटली हमें पता लग सकती है। अगर एवरेज 70 है तो टोटल मनी कितना खर्चा हुआ, बंदे कितने हैं, 8, 8 इंटू 70 560। क्लियर है भाई? बट अगर आप ऐसे भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ जाऊं मैं आगे। तो ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो, अब ये भी कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए दिया गया है, तो इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा। यहाँ पर उसने बोला क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90, एंगल सी 90 है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ये वो वाला कंसेप्ट हो गया जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम इस 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर वर्टेक्स से 90 डिग्री वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री वाले एंगल से एक एल्टीट्यूड खींचते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, 3 ट्रायंगल हो जाती हैं, एक तो सबसे बड़ी वाली और 2 छोटे वाली, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो एक बार ये कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आ जाएगा, तो अभी रिवाइज करके इसका काम खत्म करते हैं। देखो, एल्टीट्यूड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री वाले से, तो यहां से मैंने कर ली, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो ये तो 90 है ही क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये पूरा एंगल 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो फिर ये थीटा, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो कुल मिलाकर 2 छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल में तीनों एंगल पता है क्या है, थीटा, 90 माइनस थीटा और 90, यानी कि तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं कुछ रिजल्ट बना सकता हूं। तो बना तो मैं बहुत सारे रिजल्ट सकता हूं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो रिजल्ट आते हैं सारे यहां पर लिखे हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, आप देखो 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है उससे कितनी लाइनें नीचे उतर रही हैं, एक तो ये,
एक ये लाइन नीचे उतर रही है और एक ये लाइन नीचे उतर रही है। तो इन तीनों की लंबाई को लेकर एक एक रूल है, ये रहा। प्रूव नहीं करूंगा कैसे आया, रटवा दूंगा अभी, ठीक है। जब आप ए से बी पर उतरते हो, मान लो आप पैराशूट लेके उतर रहे हो, ए से बी पर उतरोगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, बी से बाकी पॉइंट पर जाओ, जो भी पॉइंट बचा हुआ है, नीचे 3 पॉइंट है, और फिर इसके ऊपर भी जाओ। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, बी से एक बार इस पॉइंट पर, एक बार दूसरे पॉइंट पर। तो ए डी उसने बोला है पहले, ठीक है। ए से मैं डी पर उतरा हूं, तो एक बार डी से मैं जाऊंगा बी पर, डी बी इंटू डी सी, डी बी इंटू डी सी। ऐसे ही ए बी स्क्वायर इज बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। ऐसे ही ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी। क्लियर है। अब अगर मैं पहली वाली को दूसरी से डिवाइड कर दूं तो एक रिजल्ट आ जाए, दूसरी को तीसरी से डिवाइड कर दूं तो एक रिजल्ट आ जाए, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो एक रिजल्ट आ जाए, ठीक। तो वो भी रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक रिजल्ट बार बार यूज होता है क्या, कि ये जो ये वाली है और ये वाली है, जो दोनों दूर दूर वाली है, इनको डिवाइड करता है, इनका रेशियो, कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो अब देखो इन दोनों के अंदर क्या है, सी बी और बी सी, ये कट जाएगा, तो बी डी अपॉन सी डी। तो अगर आप ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को कंपेयर करोगे, ए बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा बी डी और ए सी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा सी डी, बी डी और सी। रटने की जरूरत नहीं है। आपके मन में ए बी स्क्वायर को लेकर क्या आता है, ए बी स्क्वायर है बी डी इंटू में बी सी, बी डी इंटू में बी सी, और जो ए सी स्क्वायर है वो क्या है, सी डी इंटू में सी बी। तो यहां से भी पूरी लाइन ये आ रही है, हाइपोटेन्यूज यहां से भी पूरी आ रही है, तो वो तो कटी जाएगी ना। तो ए बी स्क्वायर के हिस्से में ये आया था, इसके हिस्से में सिर्फ ये रह जाएगा, और इसके हिस्से में सी डी आया था, इसके हिस्से में सिर्फ ये रह जाएगा। इसको वो यूज करता है। ओके जी। अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको बेस लूंगा तो ये हाइट लेनी पड़ेगी, यानी कि बी सी इंटू ए डी इंटू में हाफ। अगर मैं इसको बेस लूंगा तो ये हाइट लेनी पड़ेगी, तो हाफ तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो सिर्फ यही रहेगा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। ठीक। एक और चीज ध्यान रखनी है, जो ऊपर से तीन चीजें उतर रही हैं, जो ऊपर से तीन चीजें उतर रही हैं, ये तो बीच वाली जो है हाफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, सॉरी गलत बोल गया, 1 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होती है, प्रूव नहीं करेंगे अभी, ये कर लो, क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है। पूरा कंसेप्ट बता दिया है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब इससे कोई डरेगा तो मैं उसका क्या इलाज करूं, मैं तो आपके लिए बैटरी कर रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पर ये करवा दिया। हाँ, उसके उस वीडियो के कमेंट से मेरे को ये लगा यार पॉजिटिव होना चाहिए ना, कोई नहीं, एक आधी चीज ऐसी मिल गई लास्ट टाइम पे, अच्छा हुआ ना वो मिल गई, नहीं मिलती तो और उस पर क्वेश्चन आ जाए तो। देख लो एडी इज टू बी डी, तो एडी इज टू बी डी का रेशियो है जी 16:9। इसको और भी बहुत सारे तरीकों से करवा सकते हैं, बट फिलहाल मैं सिंपलेस्ट वे आपको बता रहा हूँ, जो दिमाग पर कमजोर दे, एग्जाम में याद रहे और ठीक ठाक फास्ट टाइम में भी हो जाए। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए सी इज टू बी सी, ए सी इज टू बी सी। तो जैसे ही आपने सिचुएशन देखी है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर दी है, ठीक है, और वो ए सी और बी सी के बारे में पूछ रहा है, तो आप देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है तो इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से उतारा करो ऐसे, सी ए स्क्वायर, ऐसे उस पर उतरेगा ना, जैसे इसमें उतरा था ऐसे हाइपोटेन्यूज में, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू में ए बी, ठीक है, और वो बात कर रहा है बी सी की, तो सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर एक ही बात है, सी बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी ए, तो ये तो कट जाएगा। तो ए डी इज टू बी डी का रेशियो उसने बता दिया है, ए डी इज टू बी डी 16:9, यानी कि दिस इज इक्वल टू 16:9। तो अगर आपसे कोई ए सी और सी बी का रेशियो पूछे तो स्क्वायर रूट करोगे तो 4:3। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। Which of the following triangle centers can lie outside the triangle? जब कई बच्चों के दिमाग में आता है, उनको याद नहीं रहता कौन से बाहर जा सकते हैं सेंटर्स, कौन से अंदर रह सकते हैं, अभी बता देता हूं। देखो सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा अंदर रहेंगे। क्यों अंदर रहेंगे? क्योंकि इन सेंटर होता है भैया अंदर वाले सर्कल का सेंटर, अंदर वाला सर्कल तो हमेशा अंदर रहेगा, बाहर कभी जा ही नहीं सकता इन सेंटर, ठीक है, अंतः के अंदर तो। और सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है मिड पॉइंट्स, ऐसे मिड पॉइंट्स काटोगे तो ये भी हमेशा बीच में ही आएगा,
सेंट्रोइड होता है जिस पॉइंट के ऊपर पेन रख के ट्रायंगल को बैलेंस कर दो, तो ट्रायंगल के बाहर रख के ट्रायंगल कैसे बैलेंस होगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास होता है ट्रायंगल का। तो ये दोनों तो भैया बाहर जा ही नहीं सकते, बाकी के दो हैं जो ट्रायंगल के हिसाब से बाहर जाते हैं, तो उन दो में से एक ही देगा वो, ऑप्शन सी। बढ़ जाएं आगे, पॉज करके कर लो, हो जाएगा इजीली। अगर फर्स्ट राउंड में आपको लगे कि ये क्या आर दे दिया, आर दे दिया, और आपको लगे बाद में देखूंगा ये, भले ही ये इजी क्वेश्चन हो, अगर आपने मार्क एंड रिव्यू कर दिया और आप अनकंफर्टेबल थे और बाद में आके फिर आपने इजीली कर लिया, बहुत बढ़िया किया, एक्सीलेंट जॉब। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बार रिवाइज करवा देता हूं, वैसे रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं। देखो, अगर ऐसा हो कि ए के साथ एक बार एक्स दे दिया, दो कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं एक स्लाइड पे। ए के साथ एक्स दे दिया, ए एक्स प्लस बी वाई, ए के साथ एक्स था, अगली बार ए के साथ वाई दे दिया और बी के साथ एक्स दे दिया, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो जब आप इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो ऊपर वाले का 2ab वाला टर्म और नीचे वाले का 2ab वाला टर्म कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर प्लस का आएगा नीचे माइनस का आएगा। ठीक, तो जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो फाइनल रिजल्ट पता क्या आता है कि इसके जो ए और बी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुणा में ये जो एक्स और वाई हैं जो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो राइट साइड वाले हैं। तो इज इक्वल टू के राइट साइड पर दो वेरिएबल हैं और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर चार वेरिएबल हैं। ठीक है, तो ए और बी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको समझ ही आ रहा है, एक्स और वाई दूसरी कैटेगरी से, तो ये रिजल्ट आएगा और वो इसको बार बार यूज करते हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग वगैरह से किया जा सकता है, बट वो बार बार यूज कर रहा है तो क्यों नहीं, पता होना चाहिए। यही चीज साइन और कॉस पे भी अप्लाई होती है। देखो जरा, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताए हैं कि एक बार ए के साथ साइन दे देगा, ठीक है, ए साइन प्लस बी कोस, अब बदल देगा, ए के साथ अब की बार कोस दे दिया और बी के साथ साइन दे दिया, या फिर ऐसे मान लो साइन के साथ ए दिया था फिर साइन के साथ बी दे देगा, एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा। तो जब आप इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो राइट हैंड साइड पर तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर दो चीजें हैं, एक तो ए और बी, तो उनका स्क्वायर सेम, और इधर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो यहां पर उसी का सब रिजल्ट है ये जो आपको करवाया है बहुत बार पहले। तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर ये याद है तो आप डायरेक्टली कर पाओ। उसने क्या किया है कि ए वाई बी एक्स, तो ए एक्स बी वाई, ठीक है, प्लस माइनस, तो सर अब की बार तो ये पूछ लिया है तो इसको कुछ भी मान लो। तो जो इज इक्वल टू के उस साइड पर होता है, एक तो 1 है और एक टी है, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस में टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इज इक्वल टू के इस साइड पे है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसने दे रखा है 13, ये उसने दे रखा है 5, 13 5 65। ठीक है, अब आपको पता है 1 को उधर ले जाएंगे घटा देंगे, टी स्क्वायर 64, टी इज 8। शॉर्टेस्ट में बताया है, जाने से पहले ये रिवाइज करवाना चाह रहा था, अब फॉर्मो मत क्रिएट कर लेना इस चीज को। आगे बढ़ जाऊं, तो ये तो पॉज करके आप कर ही लोगे भाई। आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉज करके देख लो, कर लिया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मान लो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अननेसेसरीली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आप एक गड़बड़ी करते हो। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी होती है कि जरूरत से ज्यादा तेज करते हैं फिर उसको 2 बार में करते हैं। मोस्ट कॉमन सी मिस्टेक यही है, जरूरत से ज्यादा तेज करेंगे, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, उत्तर मैच नहीं होगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर करेंगे शांति से, फिर अकल आ जाएगी। तो पहली बार ही 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे लो, निकल के आ जाएगा बहुत सारी दुनिया से आप आगे, क्योंकि वो तो 2 बार ही। आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉज करके आप समझ ही जाओगे, स्पीड का जो रेशियो है उससे उल्टा होता है टाइम का रेशियो। आगे बढ़ते, ठीक। अब एक बार ये चीज और बता दूं, देखो ये भी वही कंसेप्ट में रिवाइज करवा रहा हूं। एग्जामिनर करता क्या है कि 3 नंबर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे 8 15 17, 3 4 5, ठीक है, ऐसे 20 21 29, 3 ऐसे नंबर पकड़ता है और उनको ऐसे दे देता है। तो आपको क्या करना होता है, इस 17 को इधर नीचे ले आओ, तो आप लिखोगे 8/17 कोस थीटा 15/17 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आप इसको कंपेयर करो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। ठीक, तो कोस स्क्वायर यानी कि कोस इंटू कोस प्लस साइन इंटू साइन इज इक्वल टू 1, साइन इंटू,
तो कोस के साथ जो चीज है वो कोस को रिप्रेजेंट करती है, साइन के साथ जो चीज है वो साइन को रिप्रेजेंट। तो यानी कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे देख सकते हो कि कोस के साथ जो भी है वो बेस है, साइन के साथ जो भी है वो परपेंडिकुलर है, और यहां जो रखा है वो हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो ये है ही, इनमें यही तो कंफ्यूजन है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसके साथ वाला बेस है, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर है, उधर जो रखा है वो हाइपोटेन्यूज है। हाँ, अगर मैं इस 17 की जगह 18 कर दूंगा तो इक्वेशन अलग तरीके से सोल्व होएगा। ठीक है, वे नहीं देता, यही देता है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब सबसे जरूरी मैसेज इस मॉक टेस्ट का उन बच्चों के लिए, खासकर जो इस वीडियो में यहां तक पहुंचे, ये मैसेज है क्या, यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल। ये मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, आपने दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल से पढ़ा है। क्यों? मेरे को बहुत ज्यादा वो है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर घमंड नहीं, कैपेबिलिटी के ऊपर हो या ना हो, इस चीज के ऊपर जरूर है कि मैं अननेसेसरी फॉर्मो और फियर मॉन्गरिंग नहीं करता। तो इस कारण क्या है, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो बेस्ट चीज तभी दी जा सकती है। ठीक है, तो अपने बेस्ट अवेलेबल कंटेंट से पढ़ाई की है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं अपने पास। देन इफ यू आर हेयर, अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो पेपर से पहले, अभी बच्चों का दिमाग ऐसे हिल चुका है तो वीडियो के यहां तक नहीं आएंगे मैक्सिमम बंदे, तो आप यहां तक आए हो, आपका ऐसा नेचर रहा है, तो यानी कि आपने एनफ एफर्ट्स पुट किए होंगे, तो बढ़िया कंटेंट यूज किया है, बढ़िया एफर्ट पुट किए हैं, यानी कि आप बहुत बढ़िया स्पॉट पर हो, कॉन्फिडेंट हो जाओ। अब सेल्फ डाउट की वाकई में जगह नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपके मूड को अच्छा कर दूं, उससे मुझे क्या मिलेगा, नेसेसरी। ठीक है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, पहली बात, एंड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। एग्जाम में जाके एक बार में एक क्वेश्चन पर फोकस कर, खुद पर भरोसा रखना। आप जो भी एग्जाम में डिसीजन लेंगे वो सही ही होगा, क्योंकि आपने बढ़िया तैयारी की है और बढ़िया कंटेंट से की है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे उसको आराम से पढ़ोगे, आराम से समझोगे कामली। उसके बाद आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं मार्क एंड रिव्यू कर दूं, तो सही डिसीजन है, क्योंकि उसके लिए आप तैयार हो चुके हो, इतने सारे मॉक आपको करवा दिए। अगर आपका दिमाग बोल रहा है स्किप कर दूं, तो आपका ये रहता है कि स्किप करना ठीक है कि नहीं। अरे मैं बोल रहा हूं सही है, आपको आप स्किल सीख चुके हो इतने मॉक्स में। इतने मॉक्स का वीडियो सॉल्यूशन क्यों दिया है, 1 घंटे मैंने क्यों शॉर्ट किया है, टेक्स्ट सॉल्यूशन क्या दे नहीं सकते थे, मेरे को तो कुछ करना भी नहीं पड़ता उसके लिए, यही यही इसी सिचुएशन में लाने के लिए। ठीक है, तो ये आप जो भी काम करोगे वो सही होएगा, सेल्फ डाउट मत करना। अब दो चीजें होती हैं, जब आप रेडियो पर गाने लगाते हो तो एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी पे तो आता है सिग्नल, जब फ्रीक्वेंसी से हट जाते हो तो चर जो नॉइस आता है वो होता है नॉइस। तो जब आप पेपर में बैठे होगे तो सिग्नल है जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वो उस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के 99 क्वेश्चन, यानी कि 99% क्वेश्चन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो सिग्नल पूरा एग्जाम भी नहीं है, एक टाइम पे एक क्वेश्चन है, और नॉइस क्या है, बाकी के सारे क्वेश्चन। और पेपर का लेवल कैसा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, अब कब बार क्या मिलेगा, मेरा दिमाग स्लो है क्या आज, फलाना ढिमकाना, जो भी आप सोच सकते हो वो एवरीथिंग इज नॉइस। तो जब भी नॉइस दिमाग में आए तुरंत पकड़ में आए, बाहर फेंक दो और ये बोलो कि ये जो सामने क्वेश्चन है इसके साथ जस्टिस कर दूं, वन क्वेश्चन ऐसे एट ए टाइम, ऐसे ही करते रहोगे, पेपर क्लियर कर दोगे, आप दी बेस्ट एग्जाम देकर आओगे, और मैं बोल रहा हूं सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही होता है हर साल, कोई जादुई चीज थोड़ी है, चमत्कारिक चीज थोड़ी है। एफर्ट डाले, फिर राइट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रही, हो गया। ठीक है भाई, तो इस चीज को दिमाग में रखो अब एग्जाम तक, और उसके हिसाब से आप एक्ट करना। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और आपसे मैं मिलता हूं, एग्जाम दे लो, ये काम कर लो, आप सिलेक्शन ले लोगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू लेंगे फिर आप। टेक केयर भाई। सो लेट्स स्टार्ट रीजनिंग सॉल्यूशंस। तो लेवल कैसा था ओवरऑल मॉक का, ये एज यूजुअल मैं हमेशा लास्ट में ही आपको कन्वे करूंगा,
कि गिवन टाइम में आपके एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए थे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया था कोडिंग डिकोडिंग का। वर्ड का कोड जो है वो लेटर्स की फॉर्म में है, देखते ही आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी वर्ड उठा लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सभी में ही नंबर ऑफ लेटर्स की काउंटिंग कितनी है 5। जैसे कि लाइट का कोड आपको दिया गया है RFEGJ, तो सबसे पहला टास्क हर अक्षर की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू आपको मेंशन करनी है। ओके, तो कंपेयर करते हैं। 12 से 6 18, 6 का इंक्रीमेंट आया, फिर 3 नंबर कम हुए, फिर 2 नंबर कम हुए, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। या अगर मैं इस 18 की बात करूं तो वो ज्यादा नियर बाय इस 20 के है। 20 से 18 2 नंबर कम हो गए, 8 से 6 2 नंबर कम हुए, ये भी 2 नंबर कम हुए, ये भी और ये भी, मतलब रिवर्स सीक्वेंस में 2 का डिक्रीमेंट लग रहा है। तो यहां पर 25 में 2 कम कर दो, 23, लेटर W से आपका आंसर शुरू होगा। ओके, उसके बाद TY को देखने की नीड नहीं है, मतलब ये दोनों लेटर्स को डायरेक्टली इसी पे आओ। 5 में 2 कम कर दो, 3, लेटर आएगा आपका C, मतलब A ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब पहली 4 संख्याओं को ध्यान से देखिए, 5, 7, 21 और 26। अब डायरेक्टली एक जंप लग रहा है 182 के ऊपर, तो हम 26 से 182 को पहले जज करेंगे, गैप नहीं लेंगे, मल्टीपल्स बना के। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस आ रहा है यहां पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें देखें, 25 का 7 गुना होता है 175 और 7 182, मतलब ये 26 का 7 गुना है। ठीक है, ये 7 टाइम्स है। अब ऑप्शन भी देख लीजिए, 2000 से ऊपर है। अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो इधर देखिए कितने नंबर बढ़े, अब मल्टीपल नहीं बनेंगे, इधर नंबर बढ़े, कितने नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े। ये क्या है, इसका 3 गुना है। ये देखो 3, 5, 7, आगे क्या होगा, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। चेक करो, अब पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऐड हुआ, फिर मल्टीप्लाई, आगे जाके ऐड होना था। अब ये प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारी अभाज्य संख्याएं। तो 11 के बाद का प्राइम नंबर यहां पर क्या होता है हमारे पास 13, बट 13 से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, बस उसी के ऊपर फोकस करो। 2509 आपका आंसर, 193 गुना 13 करना था। ठीक है, चाहे तो आप इसे लेंदी मेथड से कर सकते थे, 193 का पहले 10 गुना कर लो, उसके बाद 193 का 3 गुना कर लो। ठीक है, दैट्स अप टू यू। 19 3 57, 579 आ जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2509। चलो, वर्ड्स को अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी यहां पर आंसर आने की किसकी है, A, B और C की, क्योंकि 6 से ही आपके आंसर जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो एक काम करो, देखो इन तीनों को ही अगर मैं कंपेयर करूं, इसको साइड पे रख देता हूं। 6 और 1 ये तो कॉमन ही है, तो 6 और 1 को अभी के लिए हम साइड पे रख देते हैं। बात करते हैं 4, 2 और तीसरे वर्ड के ऊपर 4 और 2 को कंपेयर करो। चौथे और दूसरे में देखिए SENTI, पहले 5 लेटर कॉमन है, तो उसके बाद छठा लेटर कंपेयर करें तो चौथा वर्ड पहले आएगा, EM से पहले बैठा होता है, मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। अब 2 और 3 को कंपेयर करो, मतलब चौथे शब्द को कंपेयर करो। 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी 5 लेटर कॉमन है, बट MN से पहले बैठा होता है, मतलब दूसरा शब्द पहले आएगा, इसको भी एलिमिनेट करो। ये आंसर हो सकता है अब। ठीक है, इसको हमने अभी तक एलिमिनेट नहीं किया। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर मैं 6 और 1 को आपस में कंपेयर करूं, ये है सेंसिटिव वर्ड, ये है सेंटेंस वर्ड। तो यहां पर चौथा अक्षर, पहले 3 लेटर कॉमन थे SEN, चौथा अक्षर है S, इधर है T, तो छठा शब्द पहले आएगा, मतलब A ऑप्शन आपका पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी क्यूब क्रिएट की जा सकती है, विच कैन बी फॉर्म्ड, बनाया जा सकता है, इसके बारे में फोकस करना है। जैसे कि यहां पर ओपन डाइस में हमें पता चल रहा है MN का ऑपोजिट है, विपरीत है। अगर MN के विपरीत है तो ये एक साथ बैठे यहां पर क्या करने हैं, PR का विपरीत है तो P और R एक साथ नहीं होने चाहिए। तो बच्चा कौन, OQ का ऑपोजिट। अगर OQ का ऑपोजिट है तो ये वाली डाइस भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग। P इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन R। कहता P Q से हाइट में तो बड़ा है बट R से छोटा है। कितना बड़ा है कितना छोटा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं गिवन। U इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब जब आप सभी के सभी पर्सन्स को अरेंज करेंगे,
अब ये भी नहीं पता टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। मतलब अगर मैं इसको टॉप पोजीशन मान लूं तो यहां पर टॉप मोस्ट पोजीशन पे यू ने नहीं आना, यू सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। क्यू इज शॉर्टर देन 4 पीपल, क्यू जो है वो 4 लोगों से छोटा है, मतलब क्यू का स्थान टॉप से 5वां आएगा। अब क्यू के बिलो में कितने लोग हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यू इज टॉलर देन आर बट शॉर्टर देन एस, यू आर से तो बड़ा है बट एस से छोटा है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्यू से बड़े कितने लोग हैं, 1 2 3 4। अरेंजमेंट वाइज भी इन्होंने बोल दिया कि क्यू से जो है वो 4 लोगों से ही छोटा है। तो वो 4 लोग कौन है, ये वो 4 लोग हैं जो आपको बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या बात करेंगे, ये वो 4 लोग हैं। कौन से, एस यू आर और पी। ओके, टी इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, टी इनमें से सबसे छोटा व्यक्ति है। ठीक, तो अब ये भी नहीं पता टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने और क्यू और टी के बीच में कितने लोग आ जाएंगे। हमें यहां से यहां तक का सीक्वेंस कंफर्म है और इसका पता है कि टी सबसे छोटा है। अब क्यू और टी में कितने लोग हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बट यहां पर इन्होंने पूछा क्या है, यू से जस्ट बड़ा कौन है हाइट में, यू से जस्ट बड़ा कौन है, एस। अगर यहां पर पूछा जाता ना कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस बताओ ये कितने हैं, तो आंसर वुड बी डाटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है। टी से बड़ा कौन है हम नहीं बता सकते क्योंकि आपने बताया ही नहीं है यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्संस कौन है, और क्यू और टी के बीच में कोई आएगा भी नहीं। वैसे ऐसी सिचुएशन कम ही बनती है, स्टिल मैं आपको ये कन्वे कर रहा हूं पॉइंट। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है, तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है सबसे पहले आपको उसको पकड़ना है। जैसे कि रेन का कोड कितना गिवन है आपको, 24 गिवन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इनकी एक्चुअल पोजीशन वैल्यू को पकड़ता हूं 18 और ये 10 कितना हो गया, 28 और 14 कितना हो गया, 42, बट कोड कितना चाहिए हमें, 24। अब बाएं ओर से लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम 42 है। अब आप कहेंगे अब दाएं ओर से काउंट करके देखो, जब आप दाएं ओर से काउंट करने बैठेंगे ना, वैल्यू जो है ना वो 42 से भी ऊपर जाएगी मे बी। यहीं पर ही जज कर लीजिए, ए की पोजीशन 26 हो गई, आई की पोजीशन 18 हो गई, 26 और 18 ही 44 हो गए। अभी तो आर और एन की दाईं ओर से पोजीशन ऐड करनी तो काफी ह्यूज चली जाएगी। बट अगर हम यहां पर ध्यान दें, अगर रेन का कोड 24 है तो मैं 42 को रिवर्स करके देखूं तो 24 क्रिएट होता है ना। हम डायरेक्टली इसी पे ही देख सकते हैं। ये देखो 3 और 12 15, 15 15 30, 30 और 20 कितने, सॉरी 30 और 40 कितने हो गए, 70, 70 और 4 74, 74 को मैं अगर उल्टा करूं तो 47 आपको ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, बस कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल दी पोजीशन वैल्यूज उनको आपस में रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट, यहां पर आपको रॉन्ग टर्म डिटरमिन करनी है। ठीक है, गलत पद यहां पर कौन सा है, तो आप पहले फर्स्ट लेटर को पिक कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट लेटर यहां पिक करें, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 का मतलब 3, लेटर सी एक्यूरेट है अभी तक। 3 और 9 12, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर पे दूसरे लेटर पे आते हैं, 12 और 9 21, 21 और 9 40, 40 का मतलब सॉरी 21 और 9 30, 30 का मतलब 4, लेटर डी, 26 प्लस 4 बोल सकते हैं ना हम इसे, बिल्कुल ठीक है। 4 और 9 13, 13 और 9, ये देखो ये गलत हो गया, यहां पर यू की जगह वी होना चाहिए था, इसलिए आपका LU 3840 ये टर्म जो है यहां पर रॉन्ग थी। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का केस जंबल्ड रिलेशन है, यहां पर भी पहले आपको रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है। प्राची का रिलेशन शिखा से बताना है, जहां कहीं भी ये दोनों पर्सन इंक्लूड हो गए आगे फ्रेम कंटिन्यू करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, चलो क्या बोलता है, कहता मनीष की बहन जो है शिखा वो तरुण की वाइफ है। क्या बोल रहा है, मनीष की बहन शिखा वो कौन है, ये तरुण की वाइफ है। पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तरुण जो है वो भाई है किसका, दीपक का, तरुण दीपक का भाई है। ओके जी, उसके बाद आकाश द सन ऑफ मोना, आकाश जो है वो मोना का बेटा है और उसकी बहन है कौन, ऋतु, मतलब आकाश की बहन है ऋतु। तो आकाश और ऋतु जो है वो मोना के चिल्ड्रन है। और ऋतु के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज द डॉटर ऑफ दीपक। अगर ऋतु दीपक की बेटी है और ऋतु जो है वो बहन है किसकी, आकाश की, और आकाश कौन है, बेटा है किसका, मोना का। अगर आकाश मोना का बेटा है तो आकाश दीपक का भी बेटा है, तो दीपक और मोना कौन हुए आपस में हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो ऋतु जो है वो डॉटर है।
उसके बाद रितुज फादर्स मदर इज प्राची। रितु के पिता की जो मदर है उसका नाम क्या है? प्राची। अब देखो प्राची आ गई, इंक्लूड हो गई, तो प्राची का रिलेशन शिखा से कैसे है? प्राची जो है वो शिखा के पति की मदर है, ठीक है, हस्बैंड्स मदर मतलब के मदर इन लॉ, सास। नेक्स्ट, ये सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था क्योंकि यहां पर आपको दोनों के दोनों नंबर्स और साइंस को आपस में एक्सचेंज करना था, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। देखो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं कि जो जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं ना चीजें, जैसे मैंने सॉल्यूशन तो मैं इसी का दूंगा ऑन द स्पॉट, बट मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आपने इसे फर्स्ट राउंड में टच नहीं किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कि हाँ आपने इसे सेकेंड राउंड में ही देखा था, फर्स्ट राउंड में स्किप करके चले थे। ओके, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू करना पड़ रहा है ना। देखो क्या पता कोई ऑप्शन एलिमिनेट ना हो एग्जाम में जाके फिर। चलो सबसे पहले 50 और 64 प्लस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करते हैं। अगर 50 64 की जगह आ गया, प्लस मल्टीप्लाई आपस में रिप्लेस हो गए, तो देखो होगा क्या। हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी यहां पर? 50/5 10 हो गया, ठीक है। 50/5 कितना हो गया? 10, क्योंकि डिवाइड तो इधर ही रहेगा। 10 को गुना किया जाएगा किससे? 50 से, सॉरी 10 को गुना किया जाएगा 30 से, 300 हो गया। अब 512 और 300 वैल्यू जो है काफी बड़ी बन जाएगी। अब 50 के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे कि 20 आएगा? बिल्कुल भी नहीं। या 64 माइनस कर लोगे कि 50 की जगह 64 आ जाएगा। तो ये आसपास भी नहीं भटक रहा एक्चुअल रिजल्ट के। ऐसे ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेके चलो। 20 और 30 अगर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 30 की जगह 20 आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड। हाँ, तो ये क्या बनेगा? प्लस की जगह अगर डिवाइड आ जाएगा तो 5/20 एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, 1/4। आंसर तो न्यूमरल वैल्यू में है, एलिमिनेट करो। और मल्टीप्लीकेशन का साइन देखो कितनी दूर बैठा हुआ है, क्योंकि बीच में इधर प्लस आ जाएगा। 20 और 50, ओके, 20 और 50 अगर रिप्लेस हुए, मल्टीप्लाई और डिवाइड रिप्लेस हुए, ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि 512 64 का मल्टीपल है, 64 का 8 गुना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का घन 512 होता है। ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है आपका। 5 और 20 अगर रिप्लेस होते हैं, प्लस और माइनस रिप्लेस होंगे। देखो 5 और 20 अगर रिप्लेस होंगे ना, तो 64/20 गुना 512, ये भी एक फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि 20 जो है वो 5 और 10 दोनों का मल्टीपल है। तो डिनोमिनेटर में तो 5 आएगा ही आएगा ना, या 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो ये भी आंसर देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, ठीक है। वर्बल कैलकुलेशंस हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो या अपने ऊपर डाउट रहे कि पता नहीं सही होगा या नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते, 8 से 10 सेकंड लगेंगे, इसको सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि इतने ह्यूज अमाउंट में भी टफ नंबर्स नहीं है, इजी कैलकुलेशंस वाले नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करना है। ओनली अ फ्यू डिवाइसेस आर माउस, केवल कुछ ही हिस्सा डिवाइस का ऐसा है जो माउस का पार्ट बन के बैठे हैं, मतलब ये हिस्सा डिवाइस का माउस नहीं है। ओनली अ फ्यू, सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सभी माउस जो है वो फोन है, सभी हिस्सा माउस का फोन्स बन के बैठे हैं, और कोई भी फोन जो है वो कीबोर्ड नहीं है। चलिए निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ डिवाइसेस निश्चित रूप से कीबोर्ड नहीं है। सम डिवाइसेस आर नॉट कीबोर्ड्स। डेफिनेट, डेफिनेट आया मतलब श्योरिटी बेस्ड ही कंक्लूजन है। तो जो हिस्सा डिवाइसेस का फोन बन के बैठे हैं वो कीबोर्ड नहीं है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है? कहता है सभी डिवाइसेस कभी भी फोन नहीं हो सकते, सारा डिवाइसेस का पार्ट कभी भी फोन नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। हम पूरे का पूरा पोर्शन ही डिवाइस का फोन बना सकते हैं, ये एजम्पशन जो है वो वैलिड हो सकती है। ये देख लो, सारा डिवाइसेस जो है वो फोन का पार्ट हो सकता है, और हमने अपनी बात भी रख ली, ओनली अ फ्यू डिवाइसेस आर मोबाइल्स। समझ में आई बात? सॉरी, माउस नॉट मोबाइल्स। तीसरा, सम माउस बीइंग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ हिस्सा माउस का कीबोर्ड हो सकता है? ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हिस्सा माउस का तो कीबोर्ड है ही नहीं। तो जहां पर आपका नेगेटिव रिलेशन बन रहा है वहां पॉजिटिव एजम्पशन कहां से ट्रू हो जाएगी? इसलिए केवल और केवल पहला निष्कर्ष ही आपका यहां अनुसरण करता है। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है डाटा सफिशिएंसी। चलो
पैरेलल रो का कंसेप्ट है, समांतर पंक्तियों का। ए बी और सी तीन लोग दे दिए, सारे के सारे दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। एक्स वाई और जेड जो है वो उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं। हमें बताना है वाई के विपरीत कौन बैठा हुआ है। ठीक है, कहता वाई सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। वाई जो है वो रो के मिडल में है। चलो, नॉर्थ फेसिंग रो में अगर वाई मिडल ऑफ द रो है तो बाकी नहीं पता उसके दाएं और बाएं और कौन बैठा है, हमें तो वाई के अपोजिट में भी बताना है कौन आएगा। आगे देखिए, बी सिट्स अपोजिट टू जेड। बी जो है वो जेड के विपरीत बैठा है। अब बी यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो पहली इक्वेशन से तो आपके इक्वेशन का आंसर नहीं मिलेगा आपको। दूसरी इक्वेशन को पिक करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, ए सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ हिज रो। ए जो है अपनी पंक्ति में बाएं छोर पर बैठा है, तो साउथ फेसिंग रो में बायां छोर यही काउंट होगा। ओके, चलो बाएं छोर पर कौन आ गया, ए। एक्स जो है वो ए के विपरीत है, ए के विपरीत यहां पर एक्स बिठा दिया। क्या सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि वाई के विपरीत कौन आएगा? तो ना तो पहली से आया ना दूसरी से आया। ओनली वन इज सफिशिएंट, गलत। ओनली टू इज सफिशिएंट, गलत। टुगेदर आर सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों ऑप्शंस गिवन है, तो आपको दोनों को मर्ज करना ही पड़ेगा। जब हम दोनों को मर्ज कर देंगे तो y जो है वो सेंटर में है, a लेफ्ट हैंड पे है, उसके विपरीत आ गया x, b के विपरीत आ गया z, तो y के विपरीत कौन बचा, c। तो डेफिनेट आंसर आया। तो जब दोनों इंफॉर्मेशंस को हमने क्लब किया तब जाके पता चला y के विपरीत कौन आके बैठेगा। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट का केस है। कहता है मार्केट प्राइस ऑफ कंप्यूटर रैम हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। जो कंप्यूटर के अंदर रैम डलती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डलती है, तो उसका जो मार्केट प्राइस है ना बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, काफी वृद्धि हो चुकी है। यह पहली स्टेटमेंट है। पहले दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर जज करेंगे कौन कॉज है कौन इफेक्ट है या दोनों इफेक्ट है। दूसरा कहता है द प्राइस ऑफ सिलिकॉन द मेन रॉ मटेरियल यूज टू मेक चिप्स। जो चिप्स बनाने के लिए मेन कंपोनेंट यूज होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। उसका प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए, जो भी हम रैम वगैरह देखते हैं ना, रैम के अंदर सिलिकॉन चिप्स यूज होती हैं। ठीक है, अब सिलिकॉन का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और सिलिकॉन जो है वो रैम बनाने के लिए यूज होता है, तो इसलिए रैम का प्राइस भी तो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। ये थोड़ा बोलेगा कि सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो रैम से बनती हैं, गलत हो गया, रिवर्स फंडा हो गया। सिलिकॉन चिप्स यूज करके रैम बनती है, रैम से थोड़ा सिलिकॉन चिप्स बनेंगी। तो दूसरा जो था वो कॉज था और पहला जो है उसका इफेक्ट है। ऑप्शन जो है वो केयरफुली मार्क करना है आपको। मैं हमेशा बोलता हूं, जल्दबाजी में आंसर तो, डिसीजन तो सही बना लिया आपने, जल्दबाजी में आंसर काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत मार्क कर देते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना। अगला देखते ही अटेम्प्ट करना था, E ग्रेटर देन B। E इस स्टेटमेंट का पार्ट है, B इधर भी है उधर भी है, बट दोनों में कॉमन कौन है, C। तो E अगर B से बड़ा है तो E देखो C से बड़ा है, C फर्दर B से बड़ा है। तो जब हम E से B तक ट्रेवल करेंगे, सिंगल साइन घूम रहा है, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन वैलिड मानी जाती है। ठीक है, चलो दूसरा कहता है D ग्रेटर देन G। D यहां है, G यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है, B। देखो ध्यान से, D अगर ग्रेटर देन इक्वल टू B है, अगर मैं D को यहां पर रख देता हूं इस तरह से, तो D ग्रेटर देन G ये भी ट्रू है, क्योंकि D से G तक साइन का फेस D की तरफ ओपन है, और सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ट्रू होता है। पहला और दूसरा तो दोनों सही हैं। ओके, चलो ये वाला आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा भी सही है, ये भी आंसर नहीं आएगा। या तो ये आंसर है या तो ये, तीसरे पे डिपेंड कर रहा है भाई ये। A ग्रेटर देन G, जब हम A से लेके G तक ट्रेवल करेंगे, कॉमन कौन है, B। ठीक है, A ग्रेटर देन B है, B फर्दर ग्रेटर देन G है, तो A भी G से बड़ा ही हुआ। तो यहां तीनों के तीनों निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन का केस। ठीक है, कहता एक लग्जरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके निवासियों ने शिकायत की है कि पास की निर्माण साइट, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, देर रात तक अत्यधिक शोर करती है, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। ठीक है, लग्जरी साइट की बात कर रहा है ये, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की, अमीर घराने के लोग रहते हैं, समझ में आया। तो वहां पर क्या है, एक कंस्ट्रक्शन साइट होगी नियर बाय, मुरम्मत का काम चलता रहता होगा, वो देर रात तक काम करते रहते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं,
शोर बहुत आता है वहां से, जिससे उनकी नींद रेस्टलेस हो जाते हैं, मैं नींद पूरी नहीं हो रही, शोर ही बहुत आता है वहां से। तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहला, स्थानीय अधिकारी को निर्माण स्थल के लिए काम करने के सख्त घंटे का लागू करने चाहिए, जिससे एक निश्चित समय के बाद शोर करने पर रोक हो। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जहां पर जो भी वहां के ऑफिशियल्स हैं, जितने भी वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनको नोटिस दे दिया जाना चाहिए कि जितने भी वहां पर रेजिडेंट्स रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको काम करना ही है तो आपके लिए ये डेडलाइन रहेगी कि आप 6 बजे तक शाम के या 8 बजे तक ही ये ड्रिलिंग वगैरह या शोर शराबे वाला काम कर सकते हो। उसके बाद कोई भी शोर शराबे वाला आप काम नहीं करेंगे। करते रहिए, कुछ और करना है करते रहिए, बट ज्यादा शोर शराबा ना हो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जा ताकि नियर बाय जितने भी लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, वो रेस्टलेस फील ना करें। तो पहले वाला जेन्युइन है। आप लोग खुद थोड़ा बोलने जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वहां रहते हैं जिनको दिक्कत आ रही है कि काम बंद करो, लड़ाई वाले काम हो गए तो ठीक है, तो वहां के ऑफिशियल्स को ही भेजो, उनकी ज्यादा सुनेंगे वो। दूसरा कहता है निर्माण कंपनी को कॉम्प्लेक्स के सभी निवासियों को शोर रहित नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन प्रदान करने चाहिए। हेडफोन दे देंगे क्या? हेडफोन डाल के सोएंगे? आप सोते हो कभी हेडफोन डाल के? और निर्माण कंपनी ही उनको क्यों प्रोवाइड करे? भी हमने तो काम करना ही करना है। आप एक काम करो, आप हेडफोन यूज कर लो। अब सारे थोड़ा हेडफोन यूज करके सो सकते हैं, ठीक है? आपको शोर भी बचाना है और लोग जो है वो दिक्कत भी ना बोले कि हाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा थोड़ा होगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष जो है आपका वैलिड था, ओनली वन फॉलोस। अगेन देखो, ओनली वन फॉलोस डी ऑप्शन में जाके मिला, तो ध्यान से आपको ऑप्शन पिक करने हैं। नेक्स्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। कहता लॉजिकल शब्द के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर रहेगा, बट आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है, टाइम सेविंग क्वेश्चन है, फट से आंसर आएगा, देखना, विदाउट पेन एंड पेपर। कहता है एक वर्ड दे दिया लॉजिकल, अगर यहां पर हर एक वोवल को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? उसके अगले अक्षर के साथ, ठीक है, और हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब वोवल की पोजीशन वैल्यू में एक बढ़ा देना है, कॉन्सोनेंट की पोजीशन वैल्यू में एक कम कर देना है, फिर एक नई अरेंजमेंट निकल के आएगी। तो जब नई अरेंजमेंट बन के आएगी ना, उसके अंदर जो बाईं ओर से तीसरा अक्षर है और जो दाईं ओर से पहला अक्षर है, उनके बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है? मतलब यहां पर जी के स्थान पे जो आएगा या एल के स्थान पे जो आएगा, उसके बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो आपको चेंजेस क्या करने हैं, वोवल में एक बढ़ाना है, कॉन्सोनेंट में एक कम करना है। ध्यान से आइडेंटिफाई करो, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ओके? तो आपको इनको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जितना गैप जी और एल में रहेगा नंबर ऑफ लेटर्स का, उतना ही गैप जब आप इनको चेंज भी कर देंगे ना, तो भी गैप सेम ही होगा। एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूं, ये कितना है पोजीशन वैल्यू इसकी 7, ये कितनी है 12, 7 और 12 में अंतर कितना हुआ 5 का, बीच के लेटर कितने आ गए 4। अब मैं इनको चेंज करके देखता हूं, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स है, तो जी का पिछला लेटर क्या है, सॉरी एफ, जी का पिछला लेटर क्या है एफ, और एल का पिछला लेटर क्या है के, तो के और एफ में भी तो 4 ही अक्षर होते हैं। तो हमने इनको चेंज क्यों किया? क्योंकि दोनों सेम नेचर के लेटर्स थे, ये दोनों लेटर्स क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे। ये दोनों अगर वोवल्स भी होते ना, तो भी आपको इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उन्हीं में ही आपको डिफरेंस ले लेना था, ठीक है? बट यहां पर अगर एक वोवल होता, दूसरा कॉन्सोनेंट होता, फिर हमें चेंज करना है, क्योंकि वोवल में एक बढ़ रहा है और कॉन्सोनेंट में एक कम हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स वेरी कर रहे हैं। तो अगर सेम नेचर के लेटर्स अवेलेबल हो, या तो दोनों वोवल्स हो या तो दोनों कॉन्सोनेंट्स हो, फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उन्हीं की पोजीशन वाली को यूज करके बीच के अक्षर निकाल लेना। देखो ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखना पड़ रहा है, टाइम टेक कंज्यूमिंग है, बट अगर आप इसी सेंस को यहां पर मैच कर लोगे, अच्छा बाईं ओर से तीसरा कॉन्सोनेंट है, दाईं ओर से पहला कॉन्सोनेंट है, मैं क्यों कन्वर्ट करूं, मैं जी और एल के बीच के अक्षर ही निकाल लेता हूं। समझ में आ गई बात? आपके आंसर में चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है? तो ऐसे आपको स्मार्टली प्ले करना है, तभी मैं कहता हूं अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन जो हैं होते थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेंदी है ना स्टेटमेंट, देखो समझने में टाइम लगता है, बट होते बहुत आसान है। इसलिए हमेशा रिक्वायरमेंट को टारगेट करो। कई क्या करेंगे, जल्दबाजी में सारे वोवल भी चेंज कर देंगे, कॉन्सोनेंट भी चेंज कर देंगे, उसके बाद की कंडीशन को फिर से वेरीफाई करके देंगे। बट करना क्या है भाई, पहले रिक्वायरमेंट को भी साथ के साथ गो थ्रू कर लेना, क्या पता आपको इतना तामझाम करने की नीड ना पड़े। समझ में लगी बात?
अगले पे आइए। एच से सीरीज शुरू हो रही है, आर के बाद 2 फिलअप्स हैं। अगर आर के बाद 2 फिलअप्स हैं, आर के बाद 2 फिलअप्स का गैप यहां पर मेंटेन कर दो। एच से शुरू हो रही है, ये देखो हर ग्रुप के आखिरी के 3 लेटर हैं आरपीआई, इधर भी कर दो आरपीआई, इधर भी कर दो आरपीआई। सीक्वेंस वाइज आखिरी के 4 लेटर देखो, आर डैश पी आई, ये देखो आर डैश, ये एक्स आई आ गया, एलिमिनेट। इधर आर होना चाहिए था, सीक्वेंस वाइज आखिरी से चौथा अक्षर आर पी आई आ रहा है, यहां पर एक्स, ये एफ आई आ रहा है, गलत। सी ऑप्शन आपका आंसर। बस बाकी ग्रुप चाहें तो आप मेंटेन करना चाहें तो करके देख सकते हैं, अगर आपको डाउट रहता है अपने आप के ऊपर, अदरवाइज कॉन्फिडेंट होकर आंसर मार्क कर सकते हो। ये तो भाई आप या तो इसे सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करो, मैं तो कहता हूं सेकेंड में भी मत करो, इसे करो पूरे सेक्शन के एंड में, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जितना टाइम इसमें लगाओगे उतने टाइम में 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हर एक चीज आपको ऑप्शन के थ्रू करनी पड़ती है, और जरूरी भी नहीं है कि वो लेटर टू लेटर अपने कोरस्पॉन्डिंग लेटर के साथ ही कोड क्रिएट करे, शफल भी हो सकते हैं, किस फॉर्मेट में शफल्ड है उसका भी आइडिया नहीं है, तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। चलो ये ई है और ये जी है, 5 और 2 7, तो यहां पर भी 4 और 2 6, लेटर एफ होना चाहिए था, ये तो नहीं बन रहा। अगर हम लेटर टू लेटर यहां पर कनेक्शन बना के चलें, ये नहीं बन रहा अभी के लिए। इस पे देखते हैं सी आई ओ, ये 3 है और ये 7 है, 4 नंबर बड़े, 4 और 4 8, लेटर एच अवेलेबल है। दूसरा अक्षर ये 9 है और ये 13 है, 4 नंबर बड़े, 10 और 4 14, लेटर एन भी अवेलेबल है। उसके बाद 15 है 19 है, 15 और 4 19, इधर भी 16 और 4 20, लेटर टी भी अवेलेबल है। बी ऑप्शन जो है आपका एक्यूरेट आंसर। अगला सेंटर का कोड गिवन है, रिकॉर्ड का कोड गिवन है, डिजाइन का बताना है। अब रिकॉर्ड में भी 2 लेटर्स आ रहे हैं, सेंटर में भी 2 लेटर कॉमन हो रहे हैं, कोई भी उठा लो, सेंटर का कोड उठा लेते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी जहां पर लेटर रिपीट ना हो उस वर्ड का कोड पिक करो। यहां पर भी 2 बार आर आ रहा है, इधर 2 बार क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो दिमाग तो सेम ही लगेगा, कोई भी उठा लो, फिर क्या फर्क पड़ता है। चलिए ये हो गया 3, ये 5 14 20 5 18 22 24 7 13 9 22, क्या हो रहा है देखिए, ये देखो सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी, एन का विपरीत एम होता है, टी का विपरीत जी, ई का विपरीत आर, सॉरी वी, आर का विपरीत आई। ऑपोजिट लेटर्स हैं, आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2 लेटर एक्सचेंज कर लें, वी और डब्ल्यू सभी ऑप्शन में है, इधर आर और इधर एच, तीसरा चौथा लेटर आर और एच होना चाहिए, सिर्फ इसी में ही गिवन है और कहीं भी नहीं गिवन। सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, पजल का केस है, चाहे सिटिंग आए चाहे पजल आए, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करो। प्रोबेबिलिटी दोनों की रहती है, आपको सिटिंग भी आ सकता है, देखो आपको पजल भी रह सकता है, 70% चांसेस है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट ही आएगा, जो कि आपने मोस्टली सभी मॉक टेस्ट के अंदर देखा है। तो क्या गिवन है, वीक बेस्ड पजल है। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, डेज को। संडे पहला दिन है, सैटरडे आखिरी दिन है, 7 बुक्स जो हैं स्केड्यूल्ड है, तो संडे से शुरू हो रहा है वीक, सैटरडे पे जाके खत्म होगा। चलिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं, 1-2 कॉलम्स एक्स्ट्रा जरूर बना लेना, ताकि अगर आपके यहां पर केसेस क्रिएट होते हैं, केसेस बनाने में आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। हिस्ट्री बुक इज रेड ऑन थर्सडे, थर्सडे को गुरुवार को हिस्ट्री की बुक रीड होती है। उसके बाद ओनली 1 बुक इज रेड बिटवीन पोइट्री एंड हिस्ट्री, पोइट्री और हिस्ट्री के बीच में 1 का गैप है, तो पोइट्री इधर भी आ सकती है, पोइट्री बुक इधर भी आ सकती है, होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद बायोग्राफी इज रेड ऑन द डे इमीडिएटली पोइट्री, पोइट्री के जस्ट बाद बायोग्राफी होनी चाहिए, तो पोइट्री की बुक इधर नहीं आ सकती क्योंकि तुरंत बाद बायोग्राफी होनी चाहिए। पोइट्री की बुक यहां आई, यहां बायोग्राफी। पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हिंट लिखना है जिससे आपको पता चल सके ये आपने क्या वर्ड मेंशन किया है। ओनली 1 बुक इज रेड बिटवीन रोमांस एंड पोइट्री, रोमांस और पोइट्री के बीच में 1 बुक का गैप है, पोइट्री इधर है तो 1 के गैप में इधर रोमांस नहीं आएगा, रोमांस इधर आ गया। नेक्स्ट,
मिस्ट्री बुक इज रेड ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर हिस्ट्री बुक बट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर फैंटेसी। मिस्ट्री बुक जो है वो हिस्ट्री के बाद और फैंटेसी से पहले। मिस्ट्री बुक हिस्ट्री से बाद फैंटेसी से पहले, मतलब फैंटेसी बुक इधर होगी तभी उससे पहले और हिस्ट्री के बाद मिस्ट्री की बुक आएगी। एक ही बुक रह गई और क्या पता करना है, मिस्ट्री बुक रेड। मिस्ट्री बुक कब रीड की जाती है? फ्राइडे को। डी ऑप्शन आपका आंसर। जो बुक रहेगी यहां पर आ जाएगी जिसके बारे में हमें डाटा नहीं गिवन, उससे करना भी क्या है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे स्विच करना है। इसको भरने मत बैठना कि भाई ये किसके लिए जगह रह गई, क्या पता उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या नहीं। अगर मैं आपको यहां पर ऐसा क्वेश्चन पुट करूं कि मैथ की बुक कब रीड की जाती है, तो पता चल जाएगा ना। मैथ तो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, मतलब मैथ की बुक मंडे को रीड की जाती है। कर सकते हो ना, देखो। नेक्स्ट, उठाओ जी हर ग्रुप का पहला अक्षर। 3 और 5 8, फिर 8 सेम आ गया, ये देखो 8 और 5 13, फिर 13 सेम आएगा, मतलब लेटर रिपीट हो रहा है। आंसर की स्टार्टिंग एम से होगी। दूसरा अक्षर उठा लीजिए 12, 12 कॉमन है, ये देखो लेटर रिपीट हुआ, 12 और 5 17, ठीक है 5 नंबर बढ़ गए। फिर 17 रिपीट हुआ, 17 और 5 22, वी, फिर वी रिपीट होगा, तो दूसरा अक्षर होना चाहिए वी के लिए। ऐसे ही आप तीसरा और चौथा लेटर कंपेयर कर सकते हो अगर आपका कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, स्टोरीज का कोड डिटरमिन करना है। बस इतना देखना है रिक्वायरमेंट को, ऊपर चाइनीज पढ़ने नहीं बैठना कि रीड बुक्स गेन नॉलेज का कोड गिवन वगैरह वगैरह, छोड़ो। स्टोरीज का कोड डिटरमिन करना है। अब देखो स्टोरीज हैं कहां कॉमन, ये रहा बस। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में स्टोरीज कॉमन है। स्टोरीज अगर कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा तो उसका कोड भी रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो एस आई कहीं रिपीट हो रहा है कोड, ये देखो एस आई रिपीट हो रहा है, तो स्टोरी का कोड एस आई हो नहीं सकता। क्या एल ओ कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं, एल ओ रिपीट नहीं हो रहा। बाकी भी देख लेते हैं, देखो एल ओ ऑप्शन में भी है, बाकी देखो बाकी रिपीट हुए। पी आई देखो रिपीट हुआ है, देखो पी आई रिपीट हो रहा है, मतलब स्टोरीज का कोड पी आई भी नहीं हो सकता। आर ए चेक करो रिपीट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो यहां पर स्टोरीज का कोड था एल ओ, ठीक है। तो ऐसे करना है, आपको लिखने की नीड नहीं है। यहां पर लिखने की नीड पड़ती है बैंकिंग के एग्जाम में, क्योंकि वहां पर एक ही सेट के ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां हमें पहले ही डिटरमिन करके रखना होता है कि हर वर्ड का कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा। बट यहां पर तो आपका वर्बली हो रहा है काम, ठीक है। क्यों इतना झंझट में पढ़ना, भेड़ चाल में नहीं आना। कोशिश पूरी करना है, स्मार्टली प्ले करना है, शांत रिलैक्स होके एग्जाम अटेम्प्ट करना है आपने अपना। चुटकियों में आंसर्स निकलेंगे बिना पेन पेपर के, ठीक है। अगला पेयर फॉर्मेशन का केस है। अल्फाबेट टेस्ट के केस में आपको ट्रांजिशन शब्द दे दिया गया है, इस ट्रांजिशन शब्द के अंदर अक्षरों के युग्म ज्ञात करने हैं, जोड़े ज्ञात करने हैं, जिनमें उतने ही लेटर्स का गैप हो जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के बीच में होता है, उन्हीं के अंदर। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, आपको हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को पिक करना है, ठीक है। चलो 20 को काउंट करने की नीड नहीं है क्योंकि 20 से बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 18 के बाद 19 20, आगे 20 से बड़ा नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा। 14 15 16 नहीं बन रहा। 14 15 16 17 18 नहीं बन रहा। 19 20 21 जरूरत नहीं है काउंट करने की। 19 के बाद 20 21 आगे भी काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे बड़े नंबर ही नहीं आ रहे। 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। यहां पर भी 20 को काउंट करने की नीड नहीं है क्योंकि 20 से बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 ये बन रहा है ओ का एस के साथ। जब 19 का ही आगे नहीं बना तो 15 को आगे घसीट के जाने की जरूरत नहीं है, चेन तो यहीं से कंटिन्यू होगी ना। 14 और 15 बन गया, फिर 14 और 19 का भी बनेगा, देखो क्योंकि 14 के बाद 15 16 17 18 19। जब ओ एस के साथ बना रहा है तो एन भी तो एस के साथ बनाएगा ही बनाएगा। तो यहां पर 3 पेयर बन रहे हैं जिनमें एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स का गैप है उनके बीच जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ओड वन आउट का केस। चलो भी, अब सभी ग्रुप्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि बीच वाली संख्या जो है पहली और आखिरी संख्या से बड़ी है, तो हम कोशिश करेंगे 2 संख्याओं को यूज करके बड़ी संख्या बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, क्योंकि नंबर छोटे हैं तो इसी को पकड़ लेते हैं। 15 और 43 कितना हो गया? 58।
58 में 30 जोड़ेंगे तभी 88 आएगा। 45 और 27 हो गए 72। 72 में 90 जोड़ेंगे तो 162 आएगा। देखो रिजल्ट तो बन रहा है। इधर इन दोनों को जोड़ के 30 जोड़ा, इधर इन दोनों को जोड़ के 90 जोड़ा। इधर 30 क्यों जोड़ा, इधर 90 क्यों जोड़ा? क्योंकि 30 15 का डबल है, 90 45 का डबल है। या हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या को 3 बार यूज करना है और फिर उसके बाद तीसरी संख्या जोड़ देनी है, तो भी बात सेम ही है। 15 का 3 गुना 45, 45 और 43 कितने हुए? 88। 45 का 3 गुना 135, 135 में 27 जोड़ दो 162, बिल्कुल ठीक है। 23 का 3 गुना 69 में ये 22 जुटने थे, यही आपका ओड वन आउट है। फिर 32 का 3 गुना 96, 96 प्लस 12 कितना हो गया? 108। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर कि पहली संख्या का 3 गुना करने पे उसी में ही तीसरी संख्या जोड़ देनी है, जो कि आपकी दूसरी संख्या के बराबर होगा। अगला सीरीज का पार्ट देखो भी चेंजेस, जैसे पहली से दूसरा बना वैसे तीसरे से चौथा बना। चेंजेस देखिए, बी और एरो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये देखो इधर क्यू और आर आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद एस जो है राइट कॉर्नर पे चला गया, इधर भी एस राइट कॉर्नर पे जा रहा है, तो चेंजेस सेम है। तो जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बनाओ। दूसरे से तीसरा कैसे बना? ये देखो पहले 3 एलिमेंट सेम है, क्यू पहले आया, एरो और ए को शिफ्ट कर दिया। यहां पर बी पहले आएगा, फिर आर और 8 को शिफ्ट कर देगा, तो बी आर 8 होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। ठीक, अगला उठा लीजिए, दूसरे से तीसरा कैसे बना। इसके बाद अगर हम बात करें, बी चला गया राइट कॉर्नर पे, तो इधर क्यू राइट कॉर्नर मिड में चला गया, सॉरी कॉर्नर पे नहीं गया, मिड में गया, तो क्यू सिर्फ इसी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, साइड पे जाके बैठे जो। नेक्स्ट, जी का रिलेशन जे के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। अगर आई का इकलौता चाइल्ड है तो जी का रिलेशन जे के विद रिस्पेक्ट टू बताना है, मतलब इतना पोर्शन आपको सॉल्व करना है। पहले हैश को सॉल्व कर लेते हैं। तो जी जो है वो हस्बैंड है, पति है किसका? एच का। एच पत्नी हो गई उसकी। एम्परसेंड क्या कहता है? डॉटर। तो एच जो है वो बेटी है किसकी? आई की। एट द रेट क्या कहता है? ग्रैंड मदर। तो आई ग्रैंड मदर है जे की। अगर आई जे की ग्रैंड मदर है, ठीक है, ग्रैंड मदर है मतलब आई का उन्होंने पहले ही बोल दिया इकलौता एक ही चाइल्ड है। ओके, तो मतलब जे यहां पर आया। तो आपको किसका रिलेशन बताना था? जी का जे के विद रिस्पेक्ट। तो जी जो है वो जे का पिता लगा, क्योंकि मेंशन कर दिया ना आई का सिर्फ इकलौता एक ही चाइल्ड है। ओके, बट ये दादी नहीं बन रही है, नानी बन रही है। ये मैं करेक्शन करवा दूंगा, दादी और नानी कोई भी हो सकता था, ये मैं करेक्शन करवा दूंगा आपको मॉक के अंदर। 20 मार्च 2021 अगर मंगलवार था तो 23 अप्रैल 2021 का दिन बताना है। 2001 गिवन है, 21 बताना है। ठीक है, चलो पहले तो 20 मार्च 2001 से 20 मार्च उसी साल में पहुंच जाते हैं। 2021 डिटरमिन करो कितने साल हो गए। ये सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है तो ठीक है। मैं हमेशा नहीं बोलूंगा कि हमेशा सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करो। जिसको लगता है कि कैलकुलेशंस थोड़ी मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, वो दूसरे राउंड में जाके इसे सॉल्व करो, अदरवाइज पहले राउंड में कर सकते हो। 20 साल में 20 ऑड डेज तो हुए, साथ में 5 लीप ईयर्स की वजह से आ जाएंगे, तो टोटल ऑड डेज की यहां पर काउंटिंग कितनी होगी? 4। तो यहां से यहां तक कितने दिन बढ़े? 4 दिन बढ़े। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ? फिर हमें चलना है 20 मार्च से लेके 23 अप्रैल 2021 तक। अब मार्च में होते हैं 31 दिन, 20 दिन खत्म, बाकी कितने बचे? 11 दिन। 11 का मतलब 4 ऑड डेज। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल के कितने दिन हैं? 23। 23 का मतलब 2 ऑड डेज हो गए। 4 और 2 कितना हो गए? 6। तो यहां से यहां 6 दिन बढ़े। तो ओवरऑल पिक्चर में देखो कितने दिन बढ़ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक कितने दिन बढ़े? 4 और 6 10 दिन बढ़े। 10 का मतलब 3 दिन बढ़े। तो आपको ट्यूसडे में 3 दिन बढ़ाने हैं। आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। नेक्स्ट, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। क्या कहता है? कहता आप एक जिले में सब इंस्पेक्टर है, एसआई। एक स्थानीय प्रभावशाली नेता का बेटा हिट एंड रन मामले में पकड़ा गया है। ठीक है, मतलब किसी को गाड़ी से ठोक के भाग गया, हिट एंड रन का केस। नेता का बेटा है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी मतलब आपका जो सीनियर ऑफिसर है उसका आपको कॉल आता है, जो आपको स्थानीय शांति बनाए रखने के लिए मामले को कमजोर करने का संकेत देते हैं।
वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि मामले को कमजोर कर दो, उसको संकेत देते हैं कि शांति बनी रहे एरिया के अंदर। आपका सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा इस सिचुएशन में? तो क्या होगा? पहला कहता है अपने करियर को बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के संकेत का पालन करें। गलत। उसने कोई धमकी थोड़ा दिया है, उसने संकेत दिया है कि शांति बनाए रखें, मामला ज्यादा वो ना हो जाए, मतलब इतना एक्सपोज ना करो उस चीज को लेके, मतलब पीसफुली इस चीज को समेट लो। ओके, डायरेक्टली नहीं बात की जा रही, तो इसमें करियर का खतरा कहां से आ गया? दूसरा, सीधे तौर पर अवज्ञा करें और वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ मीडिया में शिकायत दर्ज करें। भाई इसमें सीनियर ऑफिसर का क्या फॉल्ट है? उसने आपको डायरेक्ट तो नहीं कन्वे किया ना, सिर्फ हिंट दिया है भाई मामले को आराम से शांतिपूर्वक संभाल लेना, ये भी गलत हो गया। उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों करे? उसका फॉल्ट ही क्या है इसमें? तीसरा कहता है कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें, सभी सबूतों को दस्तावेज में दर्ज करें और निष्पक्ष एफआईआर दर्ज करें। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फेयर होना चाहिए आपको अपने ड्यूटी के लिए, तो ठीक है। निर्णय लेने से पहले बचने के लिए अचानक चले, फिर तो भागते रहो हमेशा हर चीज को लेके, कि मेडिकल लीव पे चले जाओ ताकि आपको ये सिचुएशन को फेस ही ना करना पड़े। गलत। तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पर तीसरा एक्शन जो है वो वैलिड था, एप्रोप्रिएट था। एनालॉजी, चलो जैसे ए से बी बना है वैसे सी से डी बनाइए। अब ए से बी कैसे बना? सारे के सारे रिवर्स सीक्वेंस में है। रिवर्स सीक्वेंस में कैसे है? पहला लेटर देखो लास्ट में आ रहा है, बट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया 90 डिग्री के एंगल पे, तो 90 डिग्री के एंगल पे जो है एस इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट। अब उसके बाद आया ई। ई देखो 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो चुका है, तो इसके बाद आएगा टी। टी 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा, तो टी की पोजीशन इस तरह से आएगी। आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अगले ऑब्जेक्ट से ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए भी देखिए 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो चुका है, तो इधर ओ रिपीट रोटेट होगा, ओ ये नोच नीचे आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट, चलो भाई कंप्लीट करो फिगर को। सबसे पहले ये एरोहेड की बात कर लेते हैं, ठीक, या चलो सर्कल की बात कर लेते हैं। पहले नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फिर ईस्ट में हो गया, फिर साउथ। 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो रहा है, अब पश्चिम दिशा में आएगा, पश्चिम दिशा में आएगा ये कोना। उसके बाद ये एरोहेड पकड़ लो, पहले पूर्व दिशा है, फिर दक्षिण दिशा, ये भी रोटेट हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, पश्चिम। अब ये उत्तर दिशा में आएगा, डी ऑप्शन। चलो कंडीशंस के ऊपर बेस्ड, एक्सेप्शन बेस्ड डिसीजन मेकिंग। क्या कहता है? कंडीशंस दे दी गई नेशनल मेरिट साइंटिस्ट के लिए, जो अवार्ड देना उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कहता है कैंडिडेट के पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कोर साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट कौन से हो गए? बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी होनी चाहिए। दूसरा, 8 साल का कम से कम 8 पब्लिकेशंस में क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल जर्नल्स होने चाहिए उसके कम से कम 8 पब्लिकेशंस में, ओके। तीसरा, एज दे दी 30 से 40 साल के बीच होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2026। चौथा, टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अब इनको नहीं पढ़ना डायरेक्टली क्वेश्चन पे, वो आओ इनको तो पढ़ेंगे अगर गिवन कंडीशंस के लिए किसी के लिए भी एलिजिबल ना हुआ। पहला, डॉक्टर अनन्या कब पैदा हुई है? 1987 को। 1987 से 2026 की अगर बात करें, 26 और 13 39 साल, एलिजिबल है एज के लिए, तो वैलिड है। 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए, 39 ईयर्स की है वो। उसने पीएचडी की है केमिस्ट्री में, पीएचडी कोर साइंस सब्जेक्ट अवेलेबल है, केमिस्ट्री में है। 4 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, बट यहां पर एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 5 साल का। इधर कितना लेके आई है? 4 साल का। मतलब चौथे वाली कंडीशन को उसने फुलफिल नहीं किया, तो देखो चौथे के ऊपर एक्सेप्शन है, बिल्कुल है, कि अगर कोई भी कैंडिडेट आया जिसके पास 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? अगर उसने यंग साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड जीता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के पास रेफर कर दो। अब चेक करेंगे उसने यंग साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड जीता है। देखिए, शी हैज वन यंग साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड, इसके लिए भी एलिजिबल है। अब इसका पॉइंट रह गया अभी, इसके पास हैज 10 पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल जर्नल्स। चाहिए कितने थे? 8, लेके कितने आ रही है? 10। तो मतलब कि उसने सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है, बट विद दिस एक्सेप्शन। तो केस कहां रेफर कर देंगे? रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस,
बी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, तो ये करने की टेक्निक, इसको याद करके क्या करोगे आप, पढ़ के पूरा क्या करोगे, सिर्फ इन्हीं की तरफ फोकस किया करो, इनके ऊपर तो आना एक्सेप्शन के ऊपर, अगर गिवन कंडीशंस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई, ये था पूरे का पूरा मॉक, डुएबल थे देखो सारे के सारे, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपसे ना हुआ हो गिवन टाइम में। चलो एक आदि में गलती फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर 29 क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट हों तो ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, फिर तो गलतियां सुधारो, सीधी सी बात बोलूंगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस भी अगर नहीं हो पाएंगे फिर मतलब आपकी कहीं ना कहीं आप कहीं लैक कर चुके हो किसी ना किसी टॉपिक में, क्योंकि इसी लेवल के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले जितने भी मॉक्स दिए हैं उसमें मैं चलो टफ लेवल देता हूं क्योंकि सिनेरियो नहीं पता ना कि किस तरह से डिफिकल्टी लेवल आपको आए, बट हमने अपने एंड पे पूरे का पूरा आपको बेस्ट दिया है। जो भी सिनेरियो हमने देखा है, किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, पैटर्न जो है वो सेट हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए। बाकी अगर कुछ और नया आ जाए, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमने सिलेबस में ना करवाया हो, आपको कोर्सेज के अंदर ना करवाया हुआ हो, अगर कोर्सेज में नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट में इंक्लूड हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि इधर ना इंक्लूड हुआ, यहाँ पर भी आपको कवर अप करवाई गई हैं चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि हमने रीजनिंग का कोई भी पोर्शन जो है स्किप किया है, सारा पोर्शन कवर किया है। ठीक है, तो आपको आइडिया भी है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले राउंड में, किसको मार्क एज रिव्यू करके चलना है, सारी की सारी अवेयरनेस है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करके आना अपना जो भी एक्चुअल एग्जाम है। ठीक है जी, चलो मेरे एंड से इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।